बनना है आपको वैभव सूर्यवंशी, मारने हैं फाइनल में जाके छक्के पे छक्के, चौके पे चौके और 80 पे बनाने 175, और आपके पास वो असेट ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है कैलकुलेशन की, तो कैसे ये संभव है? इसके लिए जरूरी है आज की क्लास देखना, क्योंकि आज की क्लास में वो सारा का सारा स्किल आपके अंदर घुसने वाला है। क्योंकि अनुज सर आज की इस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं पावर ऑफ डिविजिबिलिटी। एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप चाहे रेशियो का क्वेश्चन है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, चाहे मेंसुरेशन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो, इन सारे सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। तो आज की क्लास 0 से स्टार्ट कीजिएगा और आखिरी तक पढ़िएगा, ताकि जब आप एग्जाम पेपर में अपीयर हो तो वैभव सूर्यवंशी की तरह परफॉर्म कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुज सर की सारी क्लासेस अब तक सीरीज की आपने देख ली, नहीं देखी है तो फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट बन गई है, वो शुरू से स्टार्ट कीजिए और सीक्वेंस में देखिए। जैसे ही 50 क्लास कंप्लीट होगा वैसे आप भी वैभव सूर्यवंशी की तरह एकदम पावरफुल हो जाएंगे, ताकि जब आप पेपर में अपीयर हो तो ऐसा हो कि दुनिया 30 मिनट में 30 सवाल सॉल्व कर रही है और आप 15 मिनट में 30 सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आज सीखते हैं अनुज सर के साथ पावर ऑफ डिविजिबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में, इस स्पेशल सीरीज में। सीरीज है टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम पूरी मैथमेटिक्स के जो 50 सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, जो आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को कवर करते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट पर डिटेल में और बहुत डीप डिस्कशन करते हैं। पिछले 5 लेक्चर आप सभी लोगों ने देख रखे होंगे और आपको अंदाजा लग चुका होगा कि सीरीज में आगे और क्या क्या होना बाकी है। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जिस दिन आपने ये सीरीज लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 50 तक कंप्लीट कर ली, मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसको सॉल्व कर न सिर्फ आप सॉल्व करो, बल्कि उसको सॉल्व करने की सबसे यूनिक अप्रोच आपके दिमाग में चल रही होगी। सीरीज में जो एनालिसिस करके क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं, आप अपने रिसेंट एग्जाम को देखिए, वहां पर आपको ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। तो चूंकि 5 लेक्चर इस सीरीज के हो चुके हैं, आज है क्लास नंबर 6 और क्लास का नाम है पावर ऑफ डिविजिबिलिटी। एक बात समझो यार, नाम सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपका नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जहां पर आप विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। एंड आई नो कि आपको ये सब कुछ आता है। स्टिल मैं सिखाऊंगा, लेकिन आज की जो क्लास है वो पूरे तरीके से फोकस्ड है कि आप डिविजिबिलिटी की पावर को यूज कैसे करेंगे। वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको हर एक सवाल को सॉल्व करना, हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना सिखाया जाएगा आज की क्लास में। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। आप यूनिट डिजिट सीख चुके हो, डिजिटल सम सीख चुके हो, कई चीजें सीख चुके हो। डिविजिबिलिटी भी आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है। आप एक कॉन्सेप्ट लगाते हो, मल्टीपल चेक करने वाला तरीका, तो वो एक्चुअल में डिविजिबिलिटी ही है, राइट? तो आज के सेशन में हम ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात है। इस लड़के को देख रहे हो ना, छोटा सा 15 साल का लड़का है, वैभव सूर्यवंशी, नाम तो पता ही होगा ना। स्कोर 80 बॉल में 175 रन। मैं कह रहा हूं लड़के का चेहरा इतना गौर से देखने लायक नहीं है। मुद्दा यह है कि उसने क्या स्कोर किया है, कहां स्कोर किया है और कब स्कोर किया है। वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैच में अपना बेस्ट, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना, ऐसा परफॉर्मेंस देना कि विपक्षी जो अपोनेंट है वो दूर दूर तक भी पीछे न कर पाए। अब चाहे इस लड़के को देख लो, चाहे इस लड़के को देख लो, जहां से भी सीखना है, सीखना बस इतना है कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाना है, इतना बेहतरीन करना है कि जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भी अपोनेंट है, आपके आजू बाजू भी फटक ना पाए। 2026 में ये, 2017 में ये। 2017 का मेंस सबको पता है, सीजीएल मेंस कितना टफ आया था, अच्छे की हालत खराब थी, बट परफॉर्मेंस ऐसा, और उसके पीछे की वजह आपकी पहले की तैयारी कितनी मजबूत है, किस तरीके से। ये 50 लेक्चर की सीरीज एक वही रास्ता है जहां से मैं कोशिश कर रहा हूं आप सभी को अपने जैसा बनाने का। मैथमेटिक्स में एक यूनिक अप्रोच, एक यूनिक तरीका, क्वेश्चन को देखने का नजरिया, उन सब चीजों को आपको सिखाने की कोशिश कर।
तो सीरीज के लिए एक ही बात बोलता हूं कि पूरी सीरीज स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अभी हम लोग 5 लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर आपका हो चुका है, डिजिटल सम हो गया, HCF LCM, ट्रिपलेट्स हो गए, रेसिप्रोकल फॉर्म हो गया। अब आज का लेक्चर है आपका पावर ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी सीरीज चलनी है। मैं बार बार बोलता हूं कि लगभग 50 लेक्चर की सीरीज है, इसको तैयार करेंगे। और हां, आज मैं आपको रूल्स तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आज का मेरा पूरा फोकस रूल्स पर नहीं है। मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में यह बात बताता हूं कि पूरा फोकस रूल्स पर नहीं, क्योंकि रूल्स आप सभी को पता है भाई। 2 की डिविजिबिलिटी के रूल में अनुज सेंगर क्या एक्स्ट्रा बता देंगे आपको भी पता है ना कि 2 की डिविजिबिलिटी नंबर इवन होना चाहिए या फिर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। नो डाउट मैं वो सारे रूल्स लिख करके लाया हूं, वो सिखाऊंगा भी आपको। लेकिन आज का मेरा जो पर्पज है, वो पर्पज ये है कि आपके अंदर जो मुझे क्वेश्चन को लेकर के देखने का नजरिया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, वहां पर डिविजिबिलिटी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है, और डिविजिबिलिटी के साथ अगर हमने अपना सेंस इन्वॉल्व कर दिया, सवाल को हम किस बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें सेशन रूल्स लिख करके लिया है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8, 16, 5, 25, 3, 9, और उसके बाद में फिर आगे आएगा 7, 11, 13, फिर उसके बाद CDR सब पढ़ा देंगे। रूल भी सीखोगे आप। लेकिन मैंने फिर से बोला, आज की क्लास रूल्स पर फोकस्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने डिविजिबिलिटी की नंबर ऑफ क्लासेस कर रखी होंगी और हर क्लास में रूल पढ़े होंगे। तो मेरा यह मानना है कि आपको रूल आते हैं, बट अगर नहीं भी आते होंगे तो हम बता देंगे, हम इसीलिए लिख करके लेकर के। लेकिन आज जो मैं सिखाना चाहता हूं वो मैं कुछ ये सिखाना चाह रहा हूं। जैसे ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, CGL प्री 2024 का सवाल है। अब 8 से डिविजिबल नहीं है तो दिमाग में 8 की डिविजिबिलिटी ना आए। अगर हम अपने ऑप्शन को गो थ्रू करें तो हम बोले यार ये ऑड नंबर यहां क्या कर रहा है, ये ऑड नंबर यहां क्या कर रहा है। जब 8 की डिविजिबिलिटी देख रहे हो तो ऑड नंबर 8 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता। मैं आगे कोई चर्चा ही नहीं करने वाला, बात खत्म हो गई हमारी। नो डाउट हमें 8 की डिविजिबिलिटी आती है कि लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 होने चाहिए या फिर 8 से डिविजिबल होने चाहिए, बट हमें इस सवाल में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो हमें करना भी नहीं है। समझ गए ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अगर एक सवाल आपके सामने रखें, ये क्वेश्चन है कि आपको एक 7 अंकों का नंबर दे रखा है, 62684 है स्टार हैज। ये एक नंबर दिया गया, बोले ये नंबर 8 और 5 से डिविजिबल है, बताओ स्टार और हैज के स्थान पे कौन से अंक आएंगे। तो 2 तरीके से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो CDR लगाएंगे या फिर एक एक ऑप्शन को रखना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं एक चीज का हम यहां पर इस तरीके से नहीं सोच सकते यार कि कोई नंबर अगर 8 और 5 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 8 और 5 से डिविजिबल है तो ये 40 से भी कट रहा होगा, 8 पंचे 40, और 40 से कट रहा होगा तो यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, और जैसे यूनिट प्लेस मस्ट बी 0 हुई एक ऑप्शन गायब हुआ। अभी भी 3 ऑप्शन बाकी। चलो यूनिट प्लेस का काम खत्म हो गया, अब आते हैं स्टार पर। अब हमारे पास नंबर बचा है 262684। अब यहां पर एक नंबर रखना है, 0 ने तो 0 को खत्म कर दिया। यहां पर आपको एक नंबर ऐसा रखना है जिससे ये संख्या 4 से कट जाए, और 4 का डिविजिबिलिटी आखिरी के 2 अंक 4 से कटे। अगर हम 5 रखेंगे तो 45 4 से नहीं कटेगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 42 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह भी तरीका हो सकता है। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि यह संख्या निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल होगी। तो इस सवाल को सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहता है आपका। आप कहते हैं बोले सर एक काम करो, एक बात समझो, यहां पर जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। यार अगर मैं यहां पर जो सबसे छोटी पावर उसको कॉमन ले लूं, 7 की पावर मैंने 15 कॉमन ले लिया, 7 की पावर 15 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यार मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा। अब ये होता कितना है, ये लिखा है, इसके साथ प्रोडक्ट में अगर मैं 7 की पावर 15 को कॉमन ले जाऊं तो प्लस में 1 बचेगा। फिर इसी तरीके से ये क्या लिखा है, बोले सर ये लिखा है 7 की पावर 15 इंटू 7। अगर हमने 7 की पावर 15 कॉमन ले ली तो ब्रैकेट में आएगा 1 + 7। आप देखिए एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, बोले 7 का स्क्वायर 49।
इनको अगर हम टोटल कर रहे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 57। अब यार देखो, मैंने 7 का अगर मल्टीपल देखा तो 7 का तो कोई मल्टीपल यहां पर नहीं है, तो 7 से तो मतलब। अब 57 किससे कट रहा है? बोले सर 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से। अगर अंकों का योग देख लीजिए, ये भी आपका एक सवाल है। एक और सवाल आप सभी के सामने रखते हैं, एक क्वेश्चन जैसे ये सवाल है। अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं, जरा एक बार अपनी ऑब्जर्वेशन अप्लाई करना। मैं उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा करूंगा कि भाई रूल क्या है, थ्योरम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब पर चर्चा करूंगा। बट मैं कह रहा हूं एक बार सवालों को देखो तो जरा, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि विभाजन की एक समस्या है, एक सवाल है डिविजिबिलिटी का, उसमें आपसे बोल रहे कि जो डिवाइजर है वो 4 टाइम्स है, और जो 4 टाइम्स क्वोशिएंट का है। डिवाइजर जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। डिवाइजर जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल 32 है तो हमें वो नंबर, हमें वो डिविडेंड पता करके बताइए। ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नो डाउट हम लोगों के पास ये तरीका होता है कि यहां पर आपका डिवाइजर होता है, यहां पर आपका डिविडेंड होता है, यहां पर आपका क्वोशिएंट होता है और लास्ट में आपका रिमाइंडर। फिर आप क्या करने वाले होते हैं कि बोले सर यहां से अगर रिमाइंडर अगर हमें दे रखा है 32 और आगे लिखा है कि जो शेषफल का जो भाजक है, जो डिवाइजर है वो शेषफल का 2 गुना है, तो इसका मतलब ये 64 हो जाएगा। और ये भाजक भागफल का क्वोशिएंट का 4 गुना है तो ये 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यस और नो? मैं कहता हूं यार इतना सब क्यों करना? क्या मैं इस सवाल को इस एक नजरिए से नहीं सोच सकता कि देखो यार जो भाजक है वो किससे कनेक्टेड है? बोले भागफल से। मतलब भाजक और भागफल एक रेशियो में आ रहे होंगे? बोले बिल्कुल आ रहे होंगे। मैंने कहा डन। अच्छा, अब भाजक शेषफल से भी कनेक्टेड है तो भाजक और शेषफल का भी एक रेशियो बन रहा होगा? बोले बिल्कुल बनेगा। तो मैंने कहा जब 2 रेशियो बनते हैं और बीच में एक नंबर कॉमन हो तो क्या आप उनका इक्विवेलेंट रेशियो भी निकालते हैं? ये सब बातें दिमाग में चल रही, लिख नहीं रहे हैं आप कुछ। इन शॉर्ट क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाजक भागफल और शेषफल एक रेशियो को फॉलो कर रहे होंगे? यस और नो? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा बस अब इसके बाद मेरा बस एक सवाल और आपसे बचता है कि अगर रिमाइंडर 32 है, रिमाइंडर 32 है, राइट, और इन्होंने बोला भाजक जो है, भाजक जो है वो रिमाइंडर से दुगना है। ध्यान देना जरा, मतलब ये अपने आप में 64 रहा होगा। इसका मतलब जब आप किसी नंबर को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब आप किसी नंबर को 64 से भाग कर रहे हो तो वो नंबर कुछ टाइम बाद कट रहा है। दैट मींस जो उसने काटा हुआ 64 का तो मल्टीपल काट लिया। 64 से कटने के बाद रिमाइंडर कितना आया? बोले सर 32। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर मैं उस नंबर को 32 से काट रहा हूं, अब आपका एक नंबर सिस्टम का सवाल यहां पर आता है, रिमाइंडर्स थ्योरम का। पता है कौन सा? एक छोटा सा एग्जांपल आपसे लेते हैं कि अगर मैं कहीं पर लिखूं कि किसी सवाल को 42 से भाग करने पर हमें 37 रिमाइंडर मिल रहा है, किसी नंबर को 42 से भाग करने पर हमें 37 रिमाइंडर मिल रहा है, अगर इस संख्या को मैं 14 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? मेरे भाई आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, बोले सर सीधे सीधे 14 से भाग कर दो, 28 कट जाएगा, बचा हुआ 9 रिमाइंडर मिल जाएगा। यही करते ना। अब मेरा एक सवाल है आपसे, इस सवाल की जरा दशा बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि किसी संख्या को 64 से भाग देने पर 32 रिमाइंडर आता है, अगर मैं 32 से ही भाग दे दूं तब कितना आएगा? किसी संख्या को 64 से भाग करने पर 32 रिमाइंडर आता है, मैं अगर 32 से ही भाग कर दूं, जो कि चूंकि इसका एक मल्टीपल है, तो आप सीधा बोलोगे सर 32 पूरा पूरा काट देगा, रिमाइंडर 0। दैट मींस क्या वो नंबर 32 का मल्टीपल होगा? ये मुझे आपको पॉइंट समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, क्योंकि शायद आप इस नजरिए से नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन आज के सेशन के एंड होते होते आपका सोचने का नजरिया ऐसा बन चुका हो, क्योंकि हर आड़े तिरछे सवालों में जब आप इस तरीके से अपनी अप्रोच, अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो, तभी तो एक नया नजरिया सामने निकल के आता है कि यार इस सवाल के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं क्या। और जब आप सोचना शुरू करते हैं, तो अगर आपने कार्यक्रम शुरू किया अपना, बोले सर 32 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, समझना बात को, 32 से डिवाइड करें, 32 से अगर नंबर पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब ये नंबर तो 32 से नहीं कटेगा, इसमें 2 सिर्फ एक बार है। लास्ट में नंबर देखो, बोले 4 से नहीं कट रहा है, 2 से ही कटेगा, तो 2 ये तो हट गया।
ये तो कतई नहीं कटेगा। बोले सर इन दोनों पर जाकर के बात फंस रही है, इन दोनों पर जाकर के बात फंस रही है। मन में ऐसा एक कौनता है बात कि भाई देखो अब अच्छा अगर मैं 32 से भाग करूंगा 32 से एक बार कट जाएगा, फिर अगला 40 बचा 32 से काटोगे 8 रिमाइंडर, भैया ये भी 32 से नहीं कट रहा है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल वही, देखने का तरीका मैं वही समझा रहा हूं। डिविजिबिलिटी वो नहीं है जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ जाते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है, 4 की ये है, 5 की है। अच्छी बात है, आना चाहिए, बट रूल्स से ज्यादा उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कहां करना है और अप्लाई कब करना है, ये आना चाहिए। आप पूरी मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करते हैं, आपकी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? जैसे मेंसुरेशन के सवालों में मैं सिखा सिखा के थक गया, बट स्टिल आप सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट चलता है, बोले सर 11 और 7 का मल्टीपल देख लो। मेरे भाई वो डिविजिबिलिटी अप्रोच ही है। आप चेक करते हो अपने आंसर को कि क्या हमारा आंसर 11 और 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आप जब कोई सामान बेच रहे होते हैं, आप कहते हैं कि हमने सामान पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर हमने 10% का डिस्काउंट दिया, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो फिर आप कहते हैं बोले 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 90% में बिका होगा, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फिर आप करते क्या है सर, आप अपने ऑप्शंस को चेक करने जाते हैं कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है और कौन सा नहीं। दैट मींस ये एक और यूज है डिविजिबिलिटी का। अब समझ में आया कि डिविजिबिलिटी सिर्फ नंबर सिस्टम तक सीमित नहीं है, और नंबर सिस्टम में भी जो डिविजिबिलिटी है वो भी सिर्फ रूल्स तक सीमित नहीं है यार, उसके लिए हम अप्रोच लगा सकते हैं। एक और सवाल आपके सामने रखते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कोई, जिसे 47 से डिवाइड किया जा सकता है। सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमसे पूछा गया ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी है जो 47 से डिविजिबल है। 47 की डिविजिबिलिटी का या तो रूल लगाओ या 47 से भाग करो। आपको भी पता है कि सर 47 एक इतना आसान सा नंबर है कि इसका भाग हमसे नॉर्मली तो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करें? बोले सर टाइम लगाएंगे। मैं कहता हूं एक नजरिया यार बताओ मुझे, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। मुझे 7 से डिविजिबल 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। मैं ज्यादा बड़ा नंबर ही नहीं पूछ रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूं मुझे 7 से डिविजिबल 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। आप बोलेंगे बोले सर 7 अंकों की देखो सर सबसे बड़ी संख्या होती है 99। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे 2 अंकों की बताओ। आप बोले सर 14 सत्ते 98 होता है, राइट? अच्छा, मेरा एक कहने का मतलब ये है, एक चीज और मैं पूछता हूं, मुझे जरा 7 के मल्टीपल्स बताना कितना होगा। तो आप कहेंगे बोले सर हर 7वां नंबर 7 का मल्टीपल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला हर 7वां नंबर 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये 98 है तो इसके पहले वाला नंबर कितना रहा होगा? 91। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां से एक पॉइंट यह समझा पा रहा हूं कि नंबर्स चाहे कोई भी हो, अगर वो सीक्वेंस में लिखे हैं तो हर 7 नंबर में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 7 से कट रहा होगा। रैंडम कोई भी नंबर उठा लो, मैंने 10 से उठाया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 नंबर उठा लिए। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा 7 से कट रहा है, बट आई एम डैम श्योर कि इनमें से एक नंबर 7 से जरूर कट रहा होगा, क्योंकि 7 की फ्रीक्वेंसी 7 के बाद। मैं अगर पूछी 4 की डिविजिबिलिटी का बताइए तो आप कहोगे सर कोई भी आप 4 नंबर उठा लीजिए लगातार, उनमें से एक ना एक नंबर 4 से जरूर कट रहा। अब मेरी बात सुनना यार, मुझे नहीं पता कि 7 का पढ़ा क्या होता है, मुझे नहीं आता है, मुझे 7 का पढ़ा नहीं आता। मैंने कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 7 से कट जाए। मुझे नहीं आता पढ़ा, मैंने बोला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। फिर मैंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया 97, 96। मैंने बस 7 संख्याएं लिखी 2 अंकों की सबसे बड़ी, 94 और 93। ये 7 संख्याएं हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी पीछे से, राइट? मुझे नहीं पता कि 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं दावे के साथ कि सर इनमें से एक नंबर ऐसा जरूर है जो 7 से कट रहा होगा। कौन सा है वो सर मुझे पढ़ा देना नहीं आता है, लेकिन आई एम
प्रिटी श्योर कि यहां पर एक नंबर ऐसा जरूर है जो 7 से, यहां तक बात समझ में? बोले बिल्कुल है। मैंने कहा तो फिर एक बात समझो यार, कि उन्होंने कहा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बोले सर 99,999। मैंने कहा 47 से डिविजिबल नंबर चाहिए सबसे बड़ा, तो इसका मतलब यहां से 99,999, 99,998, 997, ऐसे करते करते अगर मैं 47 पीछे आ जाऊं, 47 तक अगर मैं पीछे आ जाऊं तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? बोले सर ये लो, और यहां से अगर 47 घटाओगे तो 5 और 2। बोले सर 5 और 2, बोले यहां तक हमें वो नंबर मिल चुका होगा। 52, 53, 54, 55, ये टोटल 47 संख्या होंगी। मुझे नहीं पता इनमें से 47 से कौन सी कट रही है, लेकिन मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूं कि इन 52 से लेकर 99 के बीच में एक संख्या ऐसी जरूर होनी है जो 47 से कट रही होगी। अब जरा देखा जाए तो ये नंबर तो इन दोनों के बीच में कतई नहीं आ रहा, ये वाला नंबर भी इन दोनों के बीच में कतई नहीं आ रहा। 2 ऑप्शन आउट हो गए। अच्छा, अब इसके बाद में चर्चा आ जाती इन दोनों नंबर की। बोले सर इन दोनों नंबर के बारे में क्या कहना? मैंने कहा यार देखो, अगर आप चाहो तो भाग दे करके भी देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट डिवीजन लगा करके देख सकते हो। दूसरी चीज, जो 999 पर वर्क कर रहा होता है, जो 999 पर वर्क कर रहा होता है, वो या तो 9 से कट रहा होगा या फिर इनसे कट रहा होगा, और ये आपका 47 का मल्टीपल नहीं आता है, राइट? या फिर अगर आप चाहो तो आप पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। पार्ट्स में कैसे? कि अगर मैं 99 में 47 से भाग करूंगा, 94 गया, 94 चला गया, हमारे पास बच रखा है कितना? 5000। चलो ठीक है, साइड करो इसे। यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर हम भाग लगाएं, हमारे पास 990 है, इसमें से भी 94 चला गया, हमारे पास 50 है, 9 आया। करेक्ट है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर 47 से भाग कर देता हूं अप्रोक्सीमेशन के लिए, बोले सर अगर 47 हटा दिया 300 बचेगा, 300 अगर बच रहा है 47 से, उसे नहीं कट रहा है। यहां पर 12 बच रहा है, बोले सर नहीं कटेगा 47 से अल्टीमेटली। दैट मीन्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ये नंबर भी बाहर, 3 नंबर खत्म हमारा। क्या हमारा ये अप्रोच नहीं हो सकता है? आपको पता है मुझे थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है समझाने में, क्योंकि शायद डिविजिबिलिटी को हमने इस नजरिए से कम देखा है, और जिस भी चीज पर हमारी प्रैक्टिस कम होती है मेरे भाई, उसको अडॉप्ट करने में हमें टाइम लगता है। लेकिन अगर हमने इस चीज पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो यकीन मानो इस पर आपका अडॉप्शन बहुत साफ होगा, बहुत स्पीड से आप ये चीजें अप्लाई भी कर पा रहे होगे। और जब आप इन चीजों को अप्लाई कर रहे होगे तो आप सवाल किस तरीके से उठाओगे, इसका अंदाजा आप इतने सवालों के ऑब्जर्वेशन में ही समझ गए होगे। और ये हर एक सवाल रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है, ये सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। अब जरा इस सवाल को देखिए आप कैसे करने वाले। 9 अंकों की संख्या, सबको पता है सीडीआर रूल लगेगा, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। सीडीआर रूल हमें समझाता है कि अगर कोई चीज 36 से कट रही है, इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल होगी और 4 से डिविजिबल होगी। आप सबके सब बहुत टैलेंटेड प्राणी हो, सबके सब बहुत टैलेंटेड हो, सबके सब क्या करने वाले हैं? बोले सर y का सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू चाहिए, 4 की डिविजिबिलिटी तो आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। बोले सर 9 अगर रखते हैं तो अगर देखा जाए तो 24 चौको 96, इसका मतलब y का सबसे बड़ा मान 9 हो गया। बोलो हाँ या ना? y का सबसे बड़ा मान 9 हो गया। उसके बाद फिर सर अंकों का योग लगा करके हम x फिगर आउट कर लेंगे, और जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही अप्रोच है, गलत नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या मैं इस सवाल को इस तरीके से नहीं सोच सकता कि यार मैंने देखो 9 तो निकाल लिया मैंने बड़ी फुर्ती में, 4 की डिविजिबिलिटी लगाने में समय नहीं लगता है हम लोग को, 9 तो हमने तुरंत निकाला। अब जरा बात को समझिएगा, अगर मैंने y बराबर 9 रखा, जरा गौर से समझना, सवाल है हमारे पास 2x + 9 रख सकता हूं, रख सकता हूं। और यहां पर बोला x और y एक नेचुरल नंबर है, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखी जा सकती, करेक्ट है। अच्छा, अगर मैंने ये 9 रख दिया, अच्छा पूछा क्या इन्होंने? अच्छा ऋणात्मक मान पूछा है, तो माइनस फैक्टर को कंसीडर नहीं करना। उन्होंने बोला है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसमें नेगेटिव साइन लगा के दे देना। तो ये हमने नेगेटिव साइन फर्जी का लगाया, अदरवाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इन्होंने पूछा है स्पेशली कि जो भी माना है उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा के हमें बताओ, तो हमें साइन को ध्यान नहीं देना। अब इतना समझो यार, अगर लास्ट में 9 लिखा है, अगर लास्ट में 9 लिखा है, राइट, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 9 से बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होना है, तो 4 तो कभी नहीं हो सकता रूट के अंदर। अच्छा, 7 की वैल्यू मतलब 49, ये 49 कब होगा? जब x बराबर 20 रखो। यार x एक नेचुरल डिजिट है, मैक्सिमम वैल्यू 9 तक जा सकता है, तो 49 भी नहीं हो सकता।
इसके अलावा एक चीज और समझना कि अब हमारे पास ये वैल्यू है। अच्छा एक ध्यान देना यार मेरे भाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखे हम, 1 2 3 4 5 7 8 कुछ भी रखे, क्या 2 से गुणा करने के बाद ये एक इवन नंबर बन जाएगा? और अगर ये इवन बना, 9 जोड़ने पर ऑड नंबर बनेगा। दैट मीन्स रूट के अंदर अगर ऑड नंबर है तो वो बाहर आने के बाद कभी भी इवन नहीं हो सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है 5। और अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू 8 निकल के आएगी। मैं कह रहा हूं कि आपका तरीका सही है। अभी पता है आपको एक चीज और लग सकती है, अरे सर जी उससे आसान तो हम वो 8 ही निकाल लेते। बात सही है, पता है क्यों? क्योंकि वो 8 निकालने वाले तरीके को आप सैकड़ों सवाल पे प्रैक्टिस कर चुके हो, और इस सवाल को, इस तरीके को आपने ना के बराबर प्रैक्टिस किया। कुछ लोगों ने किया भी होगा तो कुछ एक सवालों में किया होगा। एंड एक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस पर जितना प्रैक्टिस होगी वो तरीका उतना ही शार्प होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी रूल जो आपने सीखा है वो गलत नहीं है, वो बढ़िया तरीका है। लेकिन क्या हम डिविजिबिलिटी की पावर को इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? मैं बस सोचने का एक नया नजरिया सिखा। ये नजरिया आपके सवालों को देखने का तरीका बदलेगा। और इस चीज की अगर आपको कोई वो चाहिए कि सर प्रमाण चाहिए, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूं, जो लड़के पिछले 5 लेक्चर अटेंड कर चुके उनसे फीडबैक ले लो। अगर आपने अटेंड किए होंगे तो अब आपको भी मेरी बातें सही ही लगेंगी। समझ में आए बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के सेशन में रूल्स पर तो चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन नजरिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये सवाल है, इन्होंने हमसे बोला कि एक नंबर दे रखे हैं, CHSL प्री 2024 का सवाल है, 611 611 611 611 लिख दिया इन्होंने 4 बार, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 6 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? बोले सर 6 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट लगाएंगे, यस और नो? ओके। और 11 के लिए अल्टरनेट टर्म्स का सम कर लेंगे, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें आता है। फिर उसके बाद में ऑप्शन में हम 4 से 8 सेकेंड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनाए गए हैं। ओवरऑल सवाल ने कितना टाइम खराब किया ना। मैं कहता हूं कि हम इस सवाल को ऐसे नहीं सोच सकते हैं, जैसे बात को समझना यार। इन्होंने बोला 6 और 11 की बात कर रहे हैं, 6 को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर 11 11 11 11 11 चौको 44, 44 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। तो डिविजिबल बाई 6 गलत, नाइदर डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 6 गलत। ऑप्शन ए और सी तो खत्म हो गए। हमने क्या किया? बोले सर 6 को ध्यान नहीं दिया, 11 11 11 11, और वो सर 11 चौको 44, ये 3 से नहीं कटेगा, तो संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, तो 6 की डिविजिबिलिटी वाले ऑप्शन तो गए। अब सवाल हमारे पास ये निकल के आता है, जैसे इन्होंने बोला डिविजिबल बाई 11 ओनली, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 6 से तो नहीं कट रही है, बट संख्या 11 से कट रही है। और दूसरा ऑप्शन है नीदर डिविजिबल बाई 6 नॉट डिविजिबल बाई 11, मतलब दोनों से नहीं कट रही है। इसका मतलब हमें 11 की डिविजिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी। फिर यहां पर एक बात निकल के आती है, कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 3 अंकों की संख्या रिपीट कर रही है तो हम बोलते हैं कि ये XYZ को 1001 से गुणा करके लिखा जाता है, और 1001 से गुणा करके लिखने का मतलब होता है सर ये 7 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। इसीलिए जो आपके डिविजिबिलिटी रूल है उनको भी बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने की जरूरत होती है। आप अगर अपने रूल्स को देखेंगे तो वहां पर इस तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई जाएगी, रूल ऑफ 7 11 एंड 13, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ना यार। तो किस चीज को हमें कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर मैं वापस अपने सवाल पर आया और मैंने देखा कि सर एक चीज समझो, 611 611 मतलब इतना सेक्शन 11 से कट जाएगा, फिर से आया 611 611 ये भी कट जाएगा, इसका मतलब संख्या 11 से कटेगी, इसका मतलब ऑप्शन भी हो गया गलत, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। थोड़ा सा जल्दी हुआ। अच्छा एक चीज और, अब यहां पर लगता है इस सवाल पर स्टार, क्यों? क्योंकि जब भी सब एग्जामिनर इस तरीके से ऑप्शन देने की इच्छा में होता है, इस तरीके के ऑप्शन देने के मूड में होता है, इसका मतलब वो आपको ऑप्शन पे कंफ्यूज करना चाहता है। इसका स्टेटमेंट डी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट डी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे बोले सर हमारा ऑप्शन ए स्टेटमेंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
एग्जामिनर यार अपना खेल खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हम तभी जीत पाएंगे जब हम उससे ज्यादा और उससे बेहतर तरीके से तैयार होंगे। एक और सवाल आप सभी के सामने रखते हैं। 8 अंकों की एक संख्या 99 से डिविजिबल है। 8 अंकों की कोई भी संख्या है 99 से डिविजिबल है। अच्छा, ये डिजिट रीअरेंजमेंट पर पिछले 2 साल से बहुत सवाल पूछ रहे हैं। डिजिट रीअरेंजमेंट पर पिछले 2 साल से बहुत सवाल पूछ रहा है, चाहे वो एग्जाम सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ, कोई भी एग्जाम, कि 7 अंकों की एक संख्या है वो इतने से डिविजिबल। अगर हम संख्या को, अंकों को अगर हम पलट दें या संख्या के अंकों को आरोही क्रम में रख दें, अवरोही क्रम में रख दें, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्क्वायर कैसे भी लिखते रहे, तो बताइए वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? आपसे सवाल पूछते हैं। अब यार एक बात बता रहे यार, मैं आपसे छोटा सा एक बात, छोटी सी बात। मैंने कहीं पर लिखा 54, 56 लिखा। मैंने पूछा क्या यह संख्या 4 से कट रही है? बोले बिल्कुल कट रही है। मैंने कहा अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं तो बोले सर 65 हो जाए। अब 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। मतलब जब आप अंकों को पलट रहे होते हैं, बात को सुनना जरा, जब भी आप अंकों को पलट रहे होते हो या जब भी आप अंकों को रीअरेंज कर रहे होते हैं, तो अंकों की प्लेस वैल्यू बदल जाती है और आपके मैक्सिमम डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम द लास्ट डिजिट वर्क करते हैं भाई। आप अगर 2 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो आप कहेंगे आखिरी का अंक 2 से कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी बोले आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी बोले आखिरी का अंक 5 से कटना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी बोले आखिरी का अंक इवन होना चाहिए, तभी 6 से कटेगा। उसमें 3 का भी बात रहता है, लेकिन आखिरी का अंक इवन होना चाहिए। अगर ऑड हो गया 6 की चर्चा ही खत्म हो गई। हर जगह पर लास्ट डिजिट इंपैक्ट डालती है, एक जगह पर डिजिट इंपैक्ट नहीं डालती है, और वो कहां पर नहीं डालती है? आप कहते हो बोले सर सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट में आप किसी भी डिजिट को आगे रखो चाहे पीछे रखो, सम ऑफ डिजिट अनचेंज्ड रहेगा, बदलेगा नहीं। तो बोले सर जो चीज नहीं बदलेगी हम उसी पे काम कर सकते, बदलने वालों की फितरत पे कभी भी कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती है, राइट? तो करना क्या है? बोले सर जब हमें डिजिट्स पर हम रिलाई नहीं कर सकते तो सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स पर बात करेंगे। तो जब भी वो रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, फेर बदल की बात करेंगे, हमारा फोकस जाएगा बोले सम ऑफ डिजिट सेम रहेगा। बोले अग्रीड। अब अगर सम ऑफ डिजिट सेम रहेगा तो हमारा वही डिविजिबिलिटी रूल वर्क कर पाएगा जो सम ऑफ डिजिट के रूप में काम करता हो। बोले बिल्कुल। अब अपने ये ऑप्शंस पकड़ो, कौन सा ऑप्शन सम ऑफ डिजिट के हिसाब से काम करता है? बोले सर ऑप्शन बी। तो ध्यान रख लेना मेरे भाई, जब भी वो शब्दों में, अंकों में हेर फेर करने की बात करे, रीअरेंज करने की बात करे, एक तय बात मान लेना कि वो संख्या 3 या 9 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। खत्म सवाल। अब इसी सवाल को डिस्कस करो, एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करो। क्या मतलब है? 8 अंकों की मैं कोई भी संख्या ले लूं, मैं उसके अंक चाहे कितना भी आगे पीछे रखूं। जैसे आप मान के चलो क्लास में 8 बच्चे, इनके जितने भी नंबर आए हो, एक टेस्ट लिया गया, जितने भी नंबर आए है ना, अब इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा, इनका टोटल थोड़ी ना बदलेगा, टोटल तो वही रहेगा ना। तो सम ऑफ डिजिट्स पर बात करेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सेकंड करेक्ट हो गया। अब ये सवाल है क्यूबिक फॉर्मेट है, ये भी सीएचएसएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? मैं अभी इसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे रूल्स की, और रूल्स के बाद में फिर आपको, सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि आपको डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा एक नए तरीके से देखने की जरूरत है। और जिस दिन आप नए तरीके से डिविजिबिलिटी को देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके सवाल कंपैरेटिवली काफी आसान हो रही है, आपकी अप्रोच सुधर रही है। पिछले 5 लेक्चर में आपको मैंने वही सिखाया है, और इस पूरी सीरीज में मेरा टारगेट ही रहना है। अगर मैंने 5 लेक्चर में इतना बोल दिया कि जैसे मैं कमेंट देखता हूं आप लोगों के, तो कमेंट में दिखता है बोले सर हमें आपका मेथड बहुत पसंद आ रहा है, सर हमारा मैथ को देखने का नजरिया बदल रहा है। जब ऐसे कमेंट अभी 5 लेक्चर के बाद आ रहे तो मेरे भाई मुझे बेसब्री से इंतजार है इस सीरीज का 50वां लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपके कमेंट पढ़ने, और आपका भी इंतजार, आप भी इंतजार कर रहे हो कि सर बताएंगे कि क्या क्या चेंज आएगा। तो समझिएगा, अब जैसे अगर ये सवाल है, आपसे कहा गया एक के अलावा एक अंकी संख्या की पहचान क्या है? आइडेंटिटी या सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर। मतलब एक तो सबको काटता ही है, अच्छी बात है,
बोले बाकी और कौन इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। ये हमारे पास नंबर्स, अब हम क्या करें, सॉल्व करें, डिविजिबिलिटी लगाएं। मैं कहता हूं इसमें एक अप्रोच लगाओ यार। मुझे एक बात बताना, ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो ये भी जुड़ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यार ओड नंबर का क्यूब क्या होता है, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, और प्लस इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। तो अगर मैं ऑड नंबर में इवन नंबर जोड़ता हूं, अगर मैं ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर आएगा, क्यूब जो भी आएगा मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे नहीं आती कैलकुलेशन, तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर 17 का क्यूब एक ऑड नंबर बनेगा और 18 का क्यूब एक इवन नंबर ही होगा। तो जब आप ऑड नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं, एक में अगर 2 जोड़ा कितना आएगा, 3, दैट इज ऑड नंबर। जब ऑड में इवन जोड़ते तो आपको क्या मिलेगा, बोले सर हमें ऑड नंबर मिलेगा, राइट। अच्छा सेम इधर पर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़िए, इवन में अगर ऑड जोड़ोगे अगेन ऑड नंबर मिल जाएगा। अब अगर ऑड नंबर में से ऑड नंबर को घटाया जाए, कोई भी पकड़ लो, ऑड में से ऑड को अगर घटाया जाए तो आंसर क्या आएगा, बोले सर आंसर आएगा इवन नंबर। और मेरे भाई अगर इवन नंबर आ गया तो आपको पता है कि इवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, ऑप्शन है। अब हमारे दिमाग में पता है एक चीज और आएगी, बोले सर ये तो गलत बात है, क्या पता वो नंबर 3 से करेक्ट हो सकता है। मन में एक आता है ना जिज्ञासा कौतूहल टाइप का, तो सर क्या पता वो आंसर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 3 से भी डिविजिबल हुआ, तब क्या आपको लगता है कि एक सवाल के 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते? हमें पता है ये सॉल्यूशन इवन आएगा, देन डेफिनेटली ये 2 से तो डिविजिबल है, 100% है। तो आपको लगता है इस सवाल का 2 ऑप्शन सही हो सकता है? चांस ही नहीं। एक मिल गया सही, खत्म बात, आगे को चेक नहीं करना है, क्योंकि 2 के लिए आप 100% श्योर हो कि 2 तो सर 100% डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहा है तो हो गया आंसर। बाकियों के लिए पैनिक नहीं होते हैं, मन में रहता है ना कि सर शायद, वो शायद को हटाना चाहिए विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप ये इवन नंबर तुक्के से नहीं लाए हो, प्रॉपर कैलकुलेशन से लाए हो कि सर ऑड प्लस इवन दैट इज ऑड, और ऑड में से ऑड घटाएंगे तो आंसर इवन ही आएगा। कॉन्सेप्ट है, तुक्के से इवन नहीं आया, इसलिए 2 से तो संख्या कटेगी ही कटेगी। तो बाकियों को देखने की जो इच्छा है वो नहीं आनी चाहिए। क्या हमारा ये नजरिया नहीं हो सकता डिविजिबिलिटी के लिए? मैंने समझाते समझाते आपको 10 सवाल लगभग डिस्कस भी कर दिए और यह भी समझा दिया कि डिविजिबिलिटी के नजरिए को थोड़ा सा अपडेट करने की, थोड़ा सा ज्यादा ना कर पाओ चलेगा, लेकिन थोड़ा तो जरूरी है। यस और नो? चलिए अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं रूल्स के बारे में, और कुछ रूल्स, कुछ हिडन रूल्स भी सीख लेते हैं। फिर इसके बाद में सवाल लगाते हैं ना तगड़े तगड़े। आज तुम्हारे लिए बहुत गजब गजब सवाल आए हुए, मजा आएगा तुम लोग को देख देख के। क्वेश्चन है आपके सामने, इन्होंने बोला हुआ है आपसे, जैसे एक रैंडम नंबर आपको दे रहा हूं, ये सीजीएल 2022 का सवाल है। 9 अंकों की एक संख्या 88 से डिविजिबल है, एन के सबसे छोटे वैल्यू के लिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान क्या होगा? अब हमें पता है वर्ग इंटू वर्ग, क्या ये एम एन का वर्ग हो जाएगा? क्या ये एम एन का वर्ग हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। मतलब अगर एम एन का वर्ग है तो 32 किसी का वर्ग नहीं होता, 20 किसी का वर्ग नहीं होता, 36 वर्ग होता है और 64 वर्ग होता है। बोले 64, ये तो बात सही है। अब 36 और 64 की बात फंसी आके, अब हमें ये बताइए कि क्या करना है। अब इसमें तो ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, तो मन में आएगा बोले सर जी अब 88 और इन सबसे डिवाइड करके देख लेते हैं। मैंने कहा एक बात सुनो, एक बात समझना, एक छोटी सी बात आप सभी को बताते हैं। अब यहां पर करना क्या रहेगा? बोले सर यहां पर हमसे पूछा जा रहा है एन के सबसे छोटे मान के लिए। अब एन का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है ये चेक किया जाए। बोले सर अगर एन का सबसे छोटा मान निकालने पहुंचे हैं तो हमारे पास 8 की डिविजिबिलिटी लगाने के लिए आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 से 48 तो पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब n बराबर 0 हो जाए। लेकिन चूंकि 0 अपने आप में प्राकृतिक संख्या नहीं है, राइट? तो जब 0 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब बोले सर फिर तो n बराबर 2 लेना पड़ेगा। n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बोले सर 2 होगी। n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका मतलब n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर n स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 से कटना चाहिए, राइट?
फिर जब अपने आप ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पर देखिए, बोले सर ये तो गच्चा खा गए, है ना, ये तो गच्चा खा गए। आई था, बोले सर अगर 4 से देखेंगे तो यहां पर 9 गुणे 4 है और ये 16 चौको 64 है। अब बोले सर m की वैल्यू 3 भी हो सकती, m की वैल्यू 4 भी हो सकती। बोले सर इस केस में क्या करें? ये तो सर आप जो सवाल बता रहे थे, जो आप जादू दिखाने आए थे, ये तो उस पर भारी पड़ गया ना, आपका प्लान फेल हो गया। नहीं यार, आप अगर पहले लेक्चर से मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे होते तो मैं डे 1 से आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि मैं आपको इंप्रेस करने नहीं आया हूं, मैं आपको गणित सिखाने आया हूं, एग्जाम में टॉप स्कोर करने सिखाने आया हूं। मैं चाहता तो मैं वही सवाल लेकर के आ सकता था जो मेरे रूल्स पर काम करते, लेकिन यकीन मानो एग्जाम में जो सवाल आते ना, वो आपके रूल्स के लिए अकॉर्डिंग नहीं आते। वहां आपको हर एक सवाल के लिए तैयार होना होता है। मैं बड़े क्लियर तरीके से, भाई अगर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर के आ रहा हूं तो मैं वही सवाल लेकर के आता जहां ये प्रॉब्लम नहीं फंस रही होती। ये प्रॉब्लम मैंने भी देखी होगी सवाल सेलेक्ट करते टाइम। तो अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाना होता तो फिर मैं इस सवाल को सिलेक्ट नहीं करता। लेकिन इस सवाल को सिलेक्ट करने के पीछे की वजह आप पिछले 5 लेक्चर से समझ सकते हो। मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि मैं इंप्रेस करने नहीं आया हूं। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है आपके साथ और आप उसके लिए उस टाइम पर प्रिपेयर होने चाहिए। तो बोले सर अगर ये करना है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब यहां पर आपको 11 की डिविजिबिलिटी लगानी। बोले सर फिर तो वो अल्टरनेट वाला तरीका लगाएंगे। तो वो अल्टरनेट वाला तरीका सिखाना होता तो फिर हम रूल्स क्यों लेकर के आए अपने? वहां पर भी कोई बग होगा ना, कोई चीज होगी जिससे हम इस सवाल को जल्दी कर सके। ये सारी चीजें आप आज के सेशन में, आज के हर एक सेशन में कुछ ऐसा मिलेगा जहां पर आप एग्जाम में फंसते होंगे। सपोज करो यार, यहीं पर अगर एक ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि ये 36 ना होकर के फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा नंबर ले लिया जाता, जो किसी का वर्ग भी होता और 4 का मल्टीपल भी होता, कोई भी नंबर हम ले लेते, लाइक हमने ले लिया यहां पर 8 ले लिया होता, है ना, तो हम बच गए होते कि भाई हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? ये सिचुएशन अगर तुम्हारे समझ में आए तब काम है, और ये सब कुछ आप सीख के जाओगे आज के सेशन के एंड होने से। तो जरा एक बार हम रिवीजन कर लें अपने रूल्स का। इस सवाल को अभी यहीं पर छोड़ें क्योंकि यहीं से फिर से पिक करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग वापस पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने एक नजरिए की बात कर ली। अब उसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है दैट इज रूल, और रूल को भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में सीखने की जरूरत है। सिस्टमैटिक वे क्या है? 2 की रूल की डिविजिबिलिटी। अब 2 का डिविजिबिलिटी, एक बात समझिए, मैं हमेशा बोलता हूं जीरो फॉर्म कैसे होता है? जीरो फॉर्म कैसे होता है? जीरो एक बहुत स्पेशल नंबर है आपके नंबर सिस्टम में। जीरो आपकी कैलकुलेशन में बहुत इंप्रूवमेंट लाता है ना। और जीरो फॉर्म कैसे होता है तो आपको पता है, बोले सर जीरो फॉर्म होता है 2 × 5। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते होंगे। और अगर आपने नंबर सिस्टम में से कभी भी पढ़ा हो तो मैं एक चीज बताता हूं कि एक फ्रैक्शन में पार्ट आता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 है, वो अपने आप में टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। वो कुछ देर डेसिमल में चलने के बाद खत्म हो जाएगी। और 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो फ्रैक्शन कभी टर्मिनेट नहीं हो सकती। वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही है। एक कनेक्शन यहां पे भी दिख गया, एक यहां पर भी दिख गया, दूसरा इसका डिविजिबिलिटी में भी आ जाता है। अब डिविजिबिलिटी में क्या आता है? बोले सर 2 की जो डिविजिबिलिटी है वो लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग वर्क करती है। 2 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो? बोले सर आखिरी का अंक 2 से कटना चाहिए। और मैंने कहा गुड। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? बोले आखिरी का अंक 5 से कटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन रहा है 2 और 5 में। एक कनेक्शन 2 और 5 में बनने के साथ साथ एक कनेक्शन और क्रिएट होता है कि अगर मैं 2 को लिखूं, क्या लिखता हूं? बोले सर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 हमें यह शो करती है कि लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 2 से। यह रूल होता है। हम लोग याद कैसे करते हैं? बोले आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6, 8। पैटर्न बनाओ ना। और वो पैटर्न ये है कि 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1 शो कर रहा है, पावर शो कर रही है कि कितनी डिजिट उठानी है आपको। पावर अगर 1 है तो 1 डिजिट जाएगी, पावर अगर 2 हुई तो लास्ट की 2 डिजिट। एग्जाम्पल सामने है कि अगर यार मैं तुमसे पूछूं 4 को हम क्या लिखते हैं? बोले सर 2 का स्क्वायर।
और 2 का स्क्वायर हमें शो करता है कि पावर कितनी, बोले सर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। अब मेरे भाई तुम बताओ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? पैटर्न बनाया तो जैसे ही पैटर्न बनाया तो बोले सर 8 होता है 2 का क्यूब, और क्यूब हमें सिग्नल देता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। तो गाइस डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ 16 बताने की जरूरत है या बिना बताए काम चल जाएगा आपका? मैं ज्यादा डिटेल चर्चा या डीपली चर्चा नहीं करूंगा जहां पर मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी पर अगर चाहूं तो मैं आधे घंटे का लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा 1 मिनट का लेक्चर पर्याप्त है इसके लिए, तो मैं क्यों आपके 29 मिनट खराब करूं। तो 16 को हम बोलेंगे 2 की पावर 4, तो हम लिखेंगे कि आखिरी के 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए। ये तो बात खत्म हुई 2 की। अब जैसा 2 के साथ हुआ है क्या वैसा ही 5 के साथ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। 5 को हम लिखते हैं 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 का मतलब होता है लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 5 से। अब लास्ट डिजिट 5 से कटे, ये तो गिनती के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं? बोले सर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा आखिरी अंक कुछ और हुआ तो वो 5 से नहीं कटेगा। तो हम 5 वाले में वर्बली भी याद कर लेते हैं कि आखिरी का जो डिजिट है वो 0 या 5 हो जाए। करेक्ट है। अब मेरे भाई इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 25 की डिविजिबिलिटी बताइए, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर, मतलब आखिरी का 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का नंबर जो 25 से कट जाए। अब मेरे भाई तुम ही बताओ 25 से कटने वाले 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं? 25 से कटने वाले, 25 का पहाड़ा पढ़ो लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, और 25 को 100, तो 100 की आखिरी 2 0। इसके बाद जैसे 125 पर जाएंगे फिर 25 पर आ जाएंगे आखिरी के 2 डिजिट। तो चाहे तो मैं ऐसे बोल दूं कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाए, या फिर मैं वो नंबर से याद कर लूं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपने 2, 4, 8, 16 पर लगा लिया, 5 और 25 पर लगा लिया, कि क्या हम 125 पर ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? अब आप मुझे बता सकते हैं कि 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आपको कहोगे सर 125 को हम कहते हैं 5 का क्यूब। 125 को हम कहते हैं 5 का क्यूब, और क्यूब हमें सिग्नल देता है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 125। यही तो बात आएगी। अच्छा, यहां से एक सिग्नल मिला, बोले सर 25 का पाड़ा पढ़ लो काम बन जाएगा। तो मैंने कहा क्या यहां पर भी काम बना सकते? बोले बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आखिरी के 3 डिजिट 25 से कटने चाहिए, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 125 एकम 125, फिर दूनी 250, 375, 500, 625, 750, 875, 000 बोल सकता हूं। करेक्ट है? बोले हाँ। मैंने कहा एक चीज और करो, किसी को 125 का पाड़ा अगर याद नहीं है, वो बेचारा गरीब प्राणी क्या करेगा, है ना? तो परसेंटेज पे एक बड़ा स्पेसिफिक परसेंटेज में एक बड़ा ही स्पेसिफिक परसेंटेज है जिसका हर एक मल्टीपल तुम्हें याद है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि मेरे भाई जरा मुझे बताना 83 सही 1/3% क्या होता है, आधे तो बताएंगे, आधे कहेंगे रुको बता रहे 5/6। ये सीन होता है या नहीं? लेकिन 1% ऐसा है जिस पर कोई नहीं सोचेगा। मैं पूछूं 12.5%, 1/8, 37.5, 3/8, सही है गलत? तो यार खेल वहीं पर तो है। 12.5, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100। देखो 12.5 को क्या लिखते हो? 12.5। कनेक्शन बनाने की बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली अगर 125 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो आपको पता है, बोले सर 125 का पढ़ा पढ़ लेंगे, और कितने बार पढ़ना पड़ेगा? बोले सर 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 8 बार रिपीट होंगी डिजिट, बात खत्म है। 8 ही नंबर तो मिलेंगे, 125, 250, 375, 500, 8 ही नंबर हुए। अब जरा आपके एग्जाम का एक सवाल देते हैं आपको, पेपर का क्वेश्चन है भाई। एक सवाल है आपके पास कि 6 अंकों की एक संख्या है, यह CHSL 2021 में सवाल पूछा गया है कि 6 अंकों की एक संख्या जो 125 से डिविजिबल है,
लास्ट का डिजिट दे दिया 5, ऐसे ही 6 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है मेरे भाई? देखो 125 से डिविजिबल होने के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ 8 संख्याओं की है। पॉसिबिलिटी सिर्फ 8 संख्याओं की है, जिसमें से 4 ऑड है और 4 इवन है, यह भी तुम्हें पता है। इन्होंने लिख दिया लास्ट में 5 पहले से ही, इसका मतलब इवन का स्कोप खत्म। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं पॉसिबल है? बोले सर 4 संख्याएं पॉसिबल है, खत्म सवाल। पेपर का ही क्वेश्चन है ना। हम इस सवाल के लिए ये अप्रोच नहीं रख सकते हैं, हमें जरूरी है हर सवाल को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़े, है ना। चलिए कुछ और बातें करते हैं। हम यहां तक पहुंच गए 5 के बाद में, फिर उसके बाद में आ जाओ यूनिट डिजिट। अब ये सम ऑफ डिजिट पर बात आती है। सम ऑफ डिजिट मैंने बताया, और इसका सबसे ज्यादा जो यूज मिल रहा है वो अब आजकल मिल रहा है रिप्लेसमेंट पे। आज हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया ना कि एक संख्या आपको दे देंगे, बोले 7 अंकों की एक संख्या, ये संख्या किसी से कट रही है। बोल दिया 7 अंकों की एक संख्या है 57 से कट रही है। 7 अंकों की एक संख्या है और यह संख्या डिविजिबल है 57 से। फिर आपसे बोलेंगे कि अगर मैं संख्या के अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो वो संख्या किससे कटेगी? अब ना तो तुम्हें संख्या दिख रही है, ना तुम्हें उसका डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, तो तुम्हारा कोई तरीका काम करेगा? बोले सर और कुछ करे या ना करे, 57 में हमें दिखाई पड़ता है 19 तिहाई 57। मतलब ये जो संख्या के अंक हैं, इनके अंकों का योग सर 3 से जरूर कट रहा होगा, और चाहे हम संख्या के अंकों को कितना भी अरेंज करें वो योग नहीं बदलेगा। तो नई बनी हुई संख्या कुछ भी हो सकती है, बट उसका योग 3 से जरूर कटेगा। और अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा तो अरेंज्ड संख्या भी 3 से कटेगी। यस और नो? और ये पॉइंट पिछले 2 साल से बहुत आ रहा है एग्जाम में। देखो प्रीवियस ईयर अपना, समझ में आया ना। हम लोगों ने डिजिटल सम पढ़ा था, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी ऑफ 9। वहां पर भी तो हम अंकों का योग ही कर रहे थे ना, फिर उसको 9 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर जो भी आ रहा था दैट इज योर डिजिटल सम। तो डिविजिबिलिटी के लिए क्या कर रहे थे? अंकों का योग ही तो निकाल रहे थे, फिर हमने बाद में रिप्लेस करना शुरू किया था। तो 3 और 9 दोनों अलाइंड होते हैं, कि इनका मतलब होता है कि अगर 3 की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। और अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है तो क्लियर लिखा है सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। करेक्ट है। आगे बढ़े चलिए। अच्छा अब आप, हमारे दिमाग में एक चीज और आती है, वो सोचने का मौका और देते हैं हम आपको। हमारे दिमाग में एक चीज और आती है, बोले सर अभी पावर पढ़ाए थे ना, हाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हुआ, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 हुआ। अच्छी बात है। मेरा एक सवाल, जब पावर का अरेंजमेंट बनाते हैं तो वो अरेंजमेंट यहां और यहां के बाद आगे क्यों नहीं बताते हैं? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 भी होना चाहिए ना? आइए ना, अब आया मजा। बोले सर 27 का डिविजिबिलिटी तो नहीं पता है, अब क्या करें? चलो ठीक है, नहीं पता है मान गए, क्यों नहीं होता है उसकी वजह बता दीजिए। तो उसकी वजह मैं बता देता हूं, 27 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं होता है, क्योंकि 27 भी पहुंचेगा सम ऑफ डिजिट पर। 27 भी पहुंचेगा सम ऑफ डिजिट पर, और कहीं ना कहीं सम ऑफ डिजिट डिजिटल सम से इंस्पायर्ड है। तो कई बार आपका डिजिटल सम जो रहता है वो 9 के अराउंड पे आता है, तो आपका सम ऑफ डिजिट भी 9 के अराउंड पे आ सकता है। बट इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सम ऑफ डिजिट 27 तक जाना चाहिए अगर हम 27 की डिविजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए 27 पर डिजिटल सम काम नहीं करता है। जैसे अगर मैं आपको एक नंबर दूं 108, 27 से कट रहा है, बोले बिल्कुल कट रहा है, मैंने कहा सम ऑफ डिजिट बताइए, तो आप कहेंगे सर 9 है। जब 27 की डिविजिबिलिटी आती है तो वहां पर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 से डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं।
ये 27 की डिवीजन। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमने 2 3 4 5 6 भी नहीं किया है, 7 नहीं किया, 8 9 10 की तो जरूरत नहीं, लास्ट में 0 होना चाहिए। चलो अब बात आती है 11 7 11 13, बड़े स्पेशल नंबर है। मैं अगर इन तीनों नंबर्स को गुणा कर दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है तुम्हारे नंबर सिस्टम का, ये हो जाता है 1001, राइट। और 1001 हमें एक सिग्नल देता है कि अगर हम 3 अंकों की कोई एक संख्या को 1001 से गुणा करें तो संख्या हमारे पास रिपीट होके आ जाती है XYZ के फॉर्म। इसका मतलब 3 अंकों की कोई संख्या 2 बार लिखी जाए तो वो संख्या हमेशा और हमेशा 1001 से कटेगी। लाइक अगर मैं कहीं पर लिख दूं 432 और 432, तो मुझे बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर किससे कटेगा या नहीं। मैं इतना बहुत श्योर हूं कि ये संख्या 7 11 और 13 से तो जरूर कटेगी। और उसके पीछे की वजह यह है कि अगर हम 432 को 1001 से गुणा करें तब हमारे पास ये नंबर आएगा, और 1001 7 11 13 से कटता है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। चलिए अच्छा, यहां से एक रूल निकल के आएगा और सिखाएंगे, फिलहाल अभी कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं। अगर XYZ जैसा कुछ है तो इसके जैसा एक और होता है। बोले क्या होता है? बोले सर XY भी तो होता है। मैंने कहा बिल्कुल, ये होता है 2 अंकों की संख्या हमेशा 101 से गुणा करके आता है। और 101 क्या होता है? बोले 3 डिजिट लोएस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 अंकों का। एक और पेयर इसी तरीके से बन के आता है, ये आता है XY, ये भी 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का है, राइट। ये क्या होता है? बोले सर ये हो जाएगा XY का गुना 10,101। और मेरे भाई ये जो 10,000 है ना, ये इस कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि बोले सर 10,101 को हम लिखते हैं 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37। कैलकुलेटर निकाल लेना, यही आएगा। आपके एग्जाम का एक सवाल पूछता हूं आपसे, चल जाएगा ना? मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम का एक क्वेश्चन था आपसे पूछा जा रहा था, एक संख्या है 23 23 23, और आपसे पूछा गया था ये संख्या किससे डिविजिबल नहीं है। एंड आपको ऑप्शन दिए गए थे 7 11 13 23। ये किससे डिविजिबल नहीं है? अब जरा अपने दिमाग में सबसे पहले बताना क्या आएगा, फिर मैं बताता हूं पेपर गलत कैसे होता है। जैसे ही हमने ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर देखा, हमने देखा 7 11 13 ये तो होता है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं यार। जब भी हम सिली मिस्टेक करने जा रहे होते तो हमें जो दिख रहा होता है ना हमारे दिमाग को, हम उसी के अकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। हम असलियत में देखते ही नहीं है। नजर तेज रखो, तो हमें ये लगता है ये संख्या 23 से नहीं कटेगी, हम टिक कर देते क्योंकि ये तो हमें 7 11 13 वाला दिखता है। मेरे भाई 7 11 13 में 3 अंक रिपीट होते हैं, यहां 2 अंक 3 बार रिपीट हो रहे हैं। 7 11 13 में 3 अंक 2 बार रिपीट होते हैं, और यहां पर 2 अंक 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यार ये जो सवाल है ये कुछ ये वाला क्वेश्चन है कि सर 23 गुना 10,101 है, तो अगर 23 गुना है तो 23 से तो कटेगा ही कटेगा। और 10,101 होता है 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37, तो इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, तो 11 वो नंबर है जिससे ये नहीं कटने वाला है। ये भी डिविजिबिलिटी है। 37 एक बड़ा स्पेशल नंबर है जो एक बार तो यहां पर यूज होता है और एक बार यूज होता है 111 पे। 111 को हम लिखते हैं 3 गुणा 37। कोई भी नंबर आपके पास में आ जाएगी कि अगर लिखा है कहीं पर 777 दैट इज डिवाइडेड बाई 37, तो कैसे फाइंड आउट करें? सिंपली इन लोगों को जोड़ दो। सिंपली 7 दूनी 14 7 21, आंसर 21। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है मेरे भाई कि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 111, और 111 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 गुणे 37। जब 37 से डिवाइड करेंगे 37 37 खत्म, 7 यहीं 21 आंसर। ये आता है। तो समझ में आया ना क्या क्या चीजें नहीं। अब अपने वापस आते पॉइंट पर। तो हमारा मुद्दा यहां से शुरू हुआ 7 11 13 की डिविजिबिलिटी से। अब 7 11 13 की डिविजिबिलिटी में ये रूल चलता है कि भाई अगर 7 11 13 की डिविजिबिलिटी लगानी है तो लास्ट से 3 अंकों का पेयर बनाना शुरू करो और इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस जो है वो अगर डिविजिबल है 7 से तो संख्या 7 से कट जाएगी। अगर वो डिफरेंस डिविजिबल है 11 से तो वो संख्या 11 से कट जाएगी।
अगर वो डिफरेंस डिविजिबल है 13 से तो वो संख्या 13 से कट जाएगी। मतलब 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी का कंबाइंड रूल है ये। रूल 1, एप्लीकेशन 3 जगह पर। मैं एक छोटा सा कोई भी नंबर ले लेता हूं, है ना। कोई भी नंबर आप पिक कर लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, या फिर अगर चाहे तो यहां पर कैलकुलेटर की थोड़ी सी मदद ले लेते हैं, जिससे कि हम थोड़ी जल्दी जल्दी कुछ कठिन कठिन सवाल लिख लें। तो मैं यहां पर एक काम कर ले रहा हूं। ये क्या क्या कर रहा है, अच्छा चलिए, ये हमने क्वेश्चन लिया। एक मैं आपको सवाल दे रहा हूं, जरा चेक करके देखो ये किस किस नंबर से कट रहा है 7, 11, 13 में। तो अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर आप लास्ट से 3 का पेयर बनाओ। ये बन गया, ये बन गया, ये 2 अंक का बना, आगे एक 0 रख सकते हैं, 045 हो जाए। इनका डिफरेंस निकलो। अब 353 में से 45 गया, क्या करने वाले हैं? बोले सर 353 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा सर 308। मैंने कहा ग्रेट। अब ये 308 पे चेक करो, क्या ये संख्या 7 से कट रही है? 7 से भाग करके देखो। बोले सर 7 दूनी 7 चौको 28, 7 चौको 28। बोले सर 7 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 7 का मल्टीपल होगी, ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी। मैंने कहा ग्रेट। चेक करो क्या ये संख्या 11 से कट रही है? बोले सर 11 से डिविजिबिलिटी 8, 3, 11। बोले सर ये 11 से भी कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 11 का भी मल्टीपल होगी। मैंने कहा ग्रेट। आगे क्या कर रहे हैं? बोले सर चेक करके देखते हैं क्या ये संख्या 13 से कट रही है। बोले सर 13 से भाग के 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचा 48। बोले सर 13 से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। ये होता है 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी। और वहीं से आपका एक सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन निकल के आता है। आपसे पूछा जाता है कि 5 अंकों की एक संख्या है 522xy, और ये संख्या 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। फिगर आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई। पूछा जाता है ना सवाल। सवाल को आप सॉल्व करते हैं भाई बड़े खतरनाक मेथड से। आप क्या करते हैं? बोले सर x और y की जगह पर 99 मान लेते हैं, दैट इज द मैक्सिमम नंबर जो पॉसिबल है इस केस का। तो फिर सर नंबर निकल के आता है 52,299, और सर उसको हम अगर इनको गुणा करें तो हमारे पास आता है 231। बोले सर उसको हम 231 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, फिर जो रिमाइंडर हमारे पास आता है उस रिमाइंडर को हम घटा देते हैं और हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकल आती है। आपको क्या लगता है ये आसान तरीका है? क्या ये मेथड एक आसान मेथड है? मैं आपके सामने एक एक्चुअल नंबर दे रहा हूं, 231 गुना, चलिए एक नंबर दे रहा हूं आपको इसी तरीके का 1335। ये नंबर है आपके पास 1335xy। अब फाइंड आउट करनी है आपको x और y की वैल्यू। आपको निकालना है यहां से कि हमें x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पता करके बताइए कितना हो जाएगी। अब यहां पर अगर आपने कहीं यार ये वाला तरीका लगाया कि सर यहां पर हम ले लेंगे 1335 एक्स वाई की जगह पर सर 9 लिख लेंगे और इसको हम 231 से भाग करना शुरू करेंगे। अगर कहीं तुमने ये तरीका लगाया तो मेरे भाई लगा तो ले जाओगे, लेकिन जो समस्या थी वो आपने पैदा कर दी। टाइम कितना लगेगा और कैलकुलेशन कितना आएगा। अब मेरा कहना यह है कि अगर ये सवाल, अगर ये संख्या, मेरे भाई समझना मेरी बात को, बड़ा काम की चीज सिखा रहा हूं, कि अगर ये संख्या 3, 7, 11 से कट रही है तो ये संख्या यार 7 और 11 से तो कट ही रही है। 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, करेक्ट है। और अगर 7, 11 से कट रही है तो क्या यहां पर हम 7 और 11 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं? और अगर हमने 7, 11 की डिविजिबिलिटी लगाई तो क्या हम ये कहेंगे कि 5xy मतलब 500 समथिंग कुछ होगा ना, ये 535, 540, 510, 590 कुछ भी हो सकता है। उसमें से हम 133 को घटाएंगे, यस और नो? हम 133 को घटाएंगे, हमारे पास यहां पर जो भी नंबर आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे चीजें। अब एक बात समझना, यहां पर आया डिफरेंस। सवाल कह रहा है कि ये नंबर 7 से कट रहा है, इसका मतलब डिफरेंस भी 7 से कटेगा। सवाल कह रहा है ये संख्या 11 से भी कट रही है, इसका मतलब डिफरेंस भी 11 से कटेगा, यस और नो? तो लॉजिक ये निकला कि जो भी मेरे भाई यहां पर डिफरेंस है, जो भी यहां पर डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कटना चाहिए 7 से और 11 से। और 7 और 11 चूंकि अपने आप में कोप्राइम है
तो अगर 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो इसका मतलब वो डिफरेंस क्या 77 से कटना चाहिए? 11 सत्ते 77? बोले बिल्कुल। अब मेरे भाई एक बात बताना, 500 समथिंग कुछ लिखा था, 500 समथिंग कुछ लिखा था, उसमें से 100 चला गया, कितना आएगा? 400 समथिंग आएगा। ग्रेट। 400 समथिंग पे 77 का मल्टीपल कितना होगा? पढ़ो 7 का पारा, अंदाजा लग जाएगा। तो सर 7 पंचे 35, 7 छंग 42, यहां जा सकता है। मैंने कहा 7 छंग 42, अगर मैं यहां पर 6 का गुणा कर रहा हूं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम चल रहा है, ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं ना, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही डिफरेंस आया, बोले सर डिफरेंस 400 के आसपास आएगा, और 400 के आसपास 77 का मल्टीपल कितना पॉसिबल है? बोले सर 7 छंग 42, हासिल 4, 7 छंग 42, 4 46। बोले सर ये डिफरेंस आएगा। मेरे भाई एक बात बताना, जब 133 घटा के 462 आ रहा है, तो अगर मैं 462 में 133 जोड़ दूं तो 5xy मिल जाएगा? बोले बिल्कुल मिल जाएगा। तो 5 3 2 6 3 9, और यहां से 4 और 1 5, बन गया आपके पास नंबर। ये नंबर आपके पास रखा हुआ है कि भाई हमारे पास ये नंबर आया, कितना आया? बोले सर 596, करेक्ट है। अच्छा, यहां पर एक लूप और बनता है, मैं आपको आज यही सवाल सिखा देता हूं, और इस सवाल को आज आप लगाना जाकर के आप देखोगे कितनी जल्दी जल्दी सवाल उड़ते हैं। यहां पर एक लूप और बनता है। मैंने कई लोगों को, कुछ लोगों को इस मेथड से भी सिखाते हुए देखा है, लेकिन इस मेथड में लूप नहीं बताएंगे, और वो लूप जब तक नहीं जानोगे, ये सवाल गलत है। अभी आप मान सकते हो मास्टर मेथड है, सवाल गलत कैसे है? क्योंकि जब हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं तो हम कुछ कड़ी छोड़ जाते हैं। और एक कहावत, एक स्टेटमेंट मेरे एक टीचर ने हमें सिखाया था बचपन में, जैसे कोई एक मजबूत चेन है, बहुत मजबूत चेन है, उसकी हर एक कड़ी जो चेन गले में पहनती है, या उसकी हर एक मजबूत कड़ी जो है वो बहुत मजबूत है। तो उस चेन की स्ट्रेंथ पता है कैसे जज करते हैं? जैसे आपने पूरी गणित पढ़ी, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ी, हर एक चीज बहुत तगड़े तरीके से पढ़ी, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट में छोटा छोटा चीजें मिस करी है आपने, हर एक कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीजें मिस करी। यकीन मानो आप खोखले हो। ये कॉन्सेप्ट आपने इस तरीके से पढ़ा है, लेकिन अगर वो छोटी चीज मिस कर दी तो खोखला कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी दिन आपको ले डूबेगा। यहां पर हमने 7 और 11 को नोटिस किया, 3 पर ध्यान गया? कभी नहीं किया। तो 3 पर ध्यान तभी जाता है जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तब कभी कभार बता देते हैं, अदरवाइज 3 पर फोकस ही नहीं, क्योंकि फिर शॉर्ट ट्रिक खराब हो रही है ना, शॉर्ट ट्रिक का इंप्रेशन खराब होगा। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है, मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, एमपीएस करने नहीं आया, सिखाने आया, और सिखाने आया हूं तो सब कुछ सिखाऊंगा, जो जो आपको सीखने की जरूरत है, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के। तो यार ये सवाल का आंसर अभी गलत कैसे है वो मैं समझा देता हूं, कि अगर आपने x बराबर 9 रखा और y बराबर 5 रखा, तो आप अगर गौर से देखो तो क्या 3 सेट डिविजिबल है? बोले सर 3 3 खत्म, ये 9 खत्म, 5 5 10 हो रहा है, 11 हो रहा है। सर क्या हो रहा है? बोले सर 11 हो रहा है, 11 हो रहा है, इसका मतलब, बोले सर 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब खेल हो गया अपना खराब। तो मैंने कहा फिर क्या रास्ता है? बोले सर 77 से, देखो क्या पता ये 533 के अगर ऊपर होता ना ये नंबर 533, तब तो हमारे 400 के लाइन पर आंसर आ सकता था। क्या पता ये 533 से छोटा हो, तो हमारा आंसर 380 390 395 के आसपास जाएगा। तो मैंने कहा वो यार गजब बात करते, तो वो कितना होगा बताओ? तो बोले सर एक काम करो, 5 का मल्टीपल ले लो, 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 पंचे 35 और 3 38, और जैसे ही अब आप टोटल करोगे मेरे भाई, डिफरेंस यहां पर जो भी आएगा वो आएगा 77 का मल्टीपल। और मेरे भाई 77 के मल्टीपल गिने चुने हैं, है ना, 77 के मल्टीपल गिने चुने आप बर्बली भी रख सकते, और उनमें से ज्यादातर तो आपने मेंसुरेशन में सर्किल का एरिया याद करने के चक्कर में रगड़ रखे होंगे। 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो तो एरिया कितना होता है? बोले 154 होता है। 14 सेंटीमीटर रेडियस हो तो एरिया कितना होता है? बोले 616 होता है। ये सब 77 के मल्टीपल है भाई, तो काफी तो वहां से भी कनेक्टिविटी आ जाती है, और इतना बड़ा टास्क भी नहीं है। तो अब करना क्या? बोले सर यहां पर देखो 5 और 3 8, 8 3 11 की 1,
और 4 और 1 5 करेक्ट है। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 8। अब अगर हम चेक भी करेंगे तो हमारा सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 8 रखेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू। तो इस सवाल को मेरा सजेशन आपके लिए यह है कि दोबारा कभी भी अब ऐसा सवाल आए तो वो 99 करके भाग मत देना भाई, वो बहुत लंबा है। मैंने इस सवाल का हर एक बग पॉइंट खोलकर रख दिया कि 77 का मल्टीपल रखना है यहां पर, और कभी कभी आपको 77 के 2 मल्टीपल पॉसिबल हो सकते हैं। 80% केसेस में एक ही मल्टीपल आता है और वही आंसर बन जाता है, बट कभी कभी आपको दूसरे मल्टीपल पर भी जाना हो सकता है। तो मेरा यह कहना है कि जैसे ही आप 77 का मल्टीपल निकाल के एक्स वाई निकालो, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने में आपको कितना समय लगना है, कर लो ना, 100% श्योर हो जाओगे कि आंसर सही आएगा। बात समझ में आई ना? यही इसलिए हमें रोकनी होती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये काम करो आप। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये कितना है? 912। चलिए, ये हमने एक सवाल दिया 912 एक्स बाई एंड दैट इज डिविजिबल बाई 3, 7 और 11। अब हमें बताइए एक्स वाई की वैल्यू। हम पूछना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस 2y की वैल्यू आपको निकाल। अब आप कैसे करने वाले हो? बोले सर ये देखो 2x बाई माइनस, बोले सर माइनस 91। यार मेरे भाई देखो 200 कुछ एक नंबर लिखा होगा, 200 कुछ एक नंबर लिखा होगा, उसमें से 91 लगभग 100 के आसपास हमने गायब कर दिया अगर, तो हमारा आंसर 100 के आसपास कुछ आना चाहिए ना। हमारा आंसर 100 के आसपास। अच्छा एक बात, अगर ये 201 भी लिखा होता ना तब भी हमारा आंसर 100 के आसपास जाएगा। अगर ये 201 भी लिखा होता तब भी हमारा आंसर 100 के ऊपर ही जाएगा। तो फिर बताओ 100 के ऊपर 77 का मल्टीपल कौन सा है? तो तुम बोले सर 100 के ऊपर 77 का मल्टीपल 154 है। 100 के ऊपर 77 का मल्टीपल 154 है, इसका मतलब 4 और 1 y की वैल्यू 5 रही होगी। 5 9 5 14 हासिल, 1 और 1 और 1 2, सेटिस्फाइड। दैट मींस x बराबर 4 हो गया, y बराबर 5 हो गया। x बराबर 4, y बराबर 5 हो गया। आखिरी काम फुर्ती मारो। बोले सर 45 कट रहा है, 12 कट रहा है, 9 कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। खत्म सवाल। एक सवाल जिसको आप पहले कैसे करते थे, अब आपका ये अप्रोच रहेगा। और 3 की डिविजिबिलिटी चेक मार लेना भाई हर बार। कितना देर लगा चेक करने में? 2 से 3 सेकंड। लेकिन वो 2 से 3 सेकंड आपको 100% श्योरिटी दे गया कि अब आंसर गलत नहीं आएगा। अब जो पूछा जा रहा है निकाल लो। एक्स स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 2 बाई 5 दूनी 10, सो योर फाइनल आंसर इज 6। ये भी एक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट है। यार मैं पढ़ाने कुछ और आया था, पढ़ा कुछ और, गंदी बात, लेकिन काम कीजिए। अच्छा फिर से हम चलते हैं अपने 7 11 13 पर। तो 7 11 13 तो मेरे भाई आप समझ गए, लेकिन ये 11 बड़ा स्पेशल नंबर है और इसकी डिविजिबिलिटी के मार्केट में दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है। तो मजेदार बात यह है, मजेदार बात भी सुनो, मजेदार बात यह है कि उसके हर एक कॉन्सेप्ट बड़े जरूरी है। मैं समझाऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मैं एक नंबर आप सभी के सामने देता हूं, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे। एक कोई नंबर 45,353 ले लो। कहां पर पहुंचे हम? ये हो गया हमारा, ये हो गया, नहीं ये नहीं करना, 45,353 लेते हैं। हमने एक नंबर दिया 45,353। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 और कैसे कैसे वर्क करती है वो सब भी सीखो, क्योंकि हर एक तरीका जरूरी है। एक तरीका ये चलता है, बोले सर अल्टरनेट टर्म्स का सम 3 3 6 4 10। क्या ये 45,353 ही था क्या? पैंतालीस 353, तो मैंने कुछ और लिख दिया क्या? सही तो है। तो 45,300 ऊपर 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस, ये डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए 11 से, या तो ये 11 से कट जाए, राइट, या 0 0 हो जाए। 0 भी 11 से ही कटता है। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका जरा समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये सारे तरीके आपके काम आएंगे, बताता हूं कैसे कैसे। चलिए अब लास्ट से 2 2 डिजिट में भाग लगाना शुरू कर, लास्ट से 2 2 डिजिट में भाग लगाना शुरू कर, और भाग पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों पे खेलना। भाग क्या रहेगा?
बोले सर 11 चौको 44, 44 हो गया, तो चाहे तो तुम प्लस का 9 कर लो, या फिर तुम 11 पंचे 55 के अकॉर्डिंग माइनस का 2 कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहां पर भी कितना हो जाएगा, बोले माइनस का 2, यहां पर बोले सर प्लस का 4। अब इनको सॉल्व कर जाओ, डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो 11 या 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखो, 45 353। अब एक काम और करना, लास्ट से 2 डिजिट को चाहे आप इधर से इधर घटा दो, चाहे आप इधर से इधर घटा दो, लेकिन डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। अगर इसको इधर से इधर घटाए तो इसको भी इधर से इधर घटाएंगे, फिर यहां पर 0 लेंगे और 0 से इसको 4 को घटाएंगे, ऐसा करके तो किसी भी डायरेक्शन में घटा सकते हैं। बात समझ में आई? जिस डायरेक्शन। अब अगर मैं 3 से 5 को घटाऊंगा, -2 आया, फिर मैंने 3 से 5 को घटाया, बोले सर -2 आया, फिर मैंने यहां से 4 से 0 को घटाया, बोले सर प्लस का 4 आया। इनका सोल्यूशन भी 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 की डिविजिबिलिटी है। राइट, एक सीख चुके थे, 3 ये रखे हैं, एक और सीख लो। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 45 353। क्या करना है, बोले सर एक और डिविजिबिलिटी रूल पकड़ लो, 3 को पूरी संख्या से घटा दो, 3 को पूरी संख्या से घटा दो, घटाएंगे तो कितना आएगा, बोले सर 45, पूरा मत लिखो, 3 को घटाया तो बोले सर यहां पर 2 आ जाएगा, फिर 2 को पूरी संख्या से घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को पूरी संख्या से घटाएंगे 44 आ जाएगा, जो कि अपने आप में 11 का मल्टीपल है। पांचवा तरीका, ये सारे तरीके तुम्हारे लिए जरूरी है। बताऊं कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कर लेना गूगल, देखना सॉल्यूशन कि कैसे कैसे सॉल्यूशन मार्केट में चल रहे हैं और इस सवाल को आप कैसे और कर सकते हो। एक अप्रोच आपकी यहां पर एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए। ये एक संख्या है, सीजीएल 2023 का सवाल है। अच्छा, ये 8 से डिविजिबल पूछा है, कोई 11 का डिविजिबल भी और होगा। हाँ, ये है 2023 का सवाल है और सबसे छोटी संख्या 94 54 35 16 26। बोले ये संख्या 11 से इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या 11 से कट जाए, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 जानना है। अब तुम मुझे एक बात बताना, क्या इसमें ये तुम्हारा डिसीजन, मैंने क्या बोला, समझ, नजरिया बदलो, तुम्हारा डिसीजन, क्या मैं यहां पर 3 अंकों का पेयर बना के जोड़ के फिर सॉल्व करूं? मेथड नंबर 1, आपके दिमाग में सर रहने दो, इतनी कैलकुलेशन हम पे हो नहीं रही है, आप कैलकुलेशन कम कराने आए हो कि बढ़ाने आए हो? बोलते रहे तो कैलकुलेशन कम कराएंगे, ये कम कराने जैसे लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये तरीका तो गया। ठीक है, क्या दूसरा तरीका हम अल्टरनेट का सम 6 और 6 12 5 17 4 21 4 25, फिर उसके बाद में 9 5 14 3 17 1 18 2 20, क्या हम ये करते हुए अच्छे लगेंगे? बोले सर नहीं, ये वाला भी बेकार है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा। फिर मैं एक काम ये कर सकता हूं कि क्या मैं यहां पर पीछे से 26 में अगर मैंने 11 से भाग किया तो सर प्लस का 4, 11 से भाग करेंगे तो प्लस का 5, प्लस का 2, 54 में माइनस का 1, 94 में माइनस का 5, +5 -5 खत्म, बोले सर यहां से 5 आ जाएगा। एक तरीका ये है, राइट यार। एक तरीका मेरा ये भी तो है, यहां पर एक तरीका ये भी तो है कि अगर मैं 6 में से 2 घटाऊं, सिर्फ इतना, वही जो सिखाया अभी, 6 में से 2 घटाया, बोले सर 4 5 2 -1 -5, ये भी तो कर सकता हूं। और आप गौर से देखो तो -5 से +5 खत्म, और सॉल्व करोगे तब भी आपका 5 आ जाएगा ना। तो बोले सर इस सवाल का सबसे बेहतर तरीका जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं वो ये वाला था कि इसको इससे डिफरेंस निकालो, इसका इससे डिफरेंस, वाला मजेदार लगा। तो तरीके तुम्हारे पास होंगे, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन है ये तुम्हें तुम्हारी प्रैक्टिस समझाएगी। ये समझाने कोई टीचर नहीं आ रहा तुम्हें, और ना तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अब ये 5 क्या है, तो मैंने एक रूल बताया था कि डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर सगी बहनें हैं, मतलब डिविजिबिलिटी के रूल रिमाइंडर पर काम करते हैं और रिमाइंडर के रूल डिविजिबिलिटी पर काम करते हैं। तो आप सीख जरूर डिविजिबिलिटी रहे हैं, ये चल रिमाइंडर भी रहा है। ये जो 5 बचा है ये रिमाइंडर है, अगर आप इस संख्या को 11 से भाग कर रहे होगे ना तो ये रिमाइंडर निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात मैं और बोलता हूं यार, एक बात बताओ, 5 3 2 5 8 2, ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक कैसे करोगे? बोले सर सम ऑफ डिजिट लगाएंगे, सम ऑफ डिजिट लगाएंगे। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट लगाइए यार, क्या करना है? बोले सर 9 का पेयर बना बना के हटाएंगे,
तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, बोले सर 5 4 9 खत्म होगा, 8 2 10, बोले सर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल है। मैंने कहा ग्रेट, एक नंबर और लेते हैं, 5 3 8 2 5 7, ये नंबर ले लिया हमने। अब इसको चेक करो, क्या ये 9 से कट रहा है? तुमने बोला बोले सर 7 2 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 8 5 13 3 16, बोले सर ये 9 से नहीं कट रहा है, ये सर 9 से नहीं कट रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बोले सर नॉट डिविजिबल, राइट। मैंने बोला रिमाइंडर कितना आएगा, तो अब भाग नहीं करना है। डिविजिबिलिटी रूल क्या था? बोले सर सम ऑफ डिजिट। तो मेरे भाई सीधे सीधे सम ऑफ डिजिट में भाग कर दो, तो आप सीधा बोल सकते हो बोले 9 कट जाएगा, रिमाइंडर सा। मतलब डिविजिबिलिटी के रूल ही रिमाइंडर के रूल बनाते हैं। रिमाइंडर के रूल कहीं बाहर से इंपोर्ट होकर के नहीं आए हैं। जो डिविजिबिलिटी के रूल है वही रिमाइंडर के रूल बनाते हैं। तो यार हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा 11 का, ये 5 आ रहा है, तो ये 5 है क्या? बोले सर ये तो रिमाइंडर है। और सवाल कह रहा है कि यार हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें पूरा पूरा डिविजिबल चाहिए। तो अब तुम ही बताओ 5 में क्या जोड़ दें कि पूरा पूरा कट जाए? आपका जवाब आएगा, बोले सर जी 6 जोड़ दीजिए, 6 5 11 हो जाएगा आंसर। एक और तरीका हो गया, राइट। अच्छा, एक सवाल जैसे आपके सामने ये पिछला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या जो 8 से डिविजिबल हो जाए, सबसे छोटी संख्या जो 8 से डिविजिबल हो जाए, क्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने से घटाया जाए। अब घटाना है, 8 का डिविजिबिलिटी लगेगा आखिरी के 3 अंक पर। 8 चौको 32, 32 चला गया, बचा हुआ 6 गायब कर दो, काम बन जाएगा। बचा हुआ 6 गायब कर दो, काम बन जाएगा। आसान सवाल। एक और क्वेश्चन पकड़ो यार, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। अब ये आपका रेशियो का सवाल है, आपने इस सवाल को रेशियो में सॉल्व किया हो। बोले सर नंबर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी में क्या कर रहे हैं, पढ़ो तो बताएंगे क्या कर रहे हैं। सवाल है सीजीएल 2023 का, और क्वेश्चन दिया कि ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी दे देता है, भावनाएं समझना भाई, अगर ए बी को एक टॉफी दे देता है तो दोनों के पास बराबर बराबर टॉफियां हो जाती है। मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो 1:1, यस और नो। अगर ए ने बी को एक टॉफी दे दी तो दोनों के पास बराबर बराबर टॉफियां हो गई, तो इसका मतलब जो कुल टॉफियां हैं, कुल टॉफियां हैं वो 1:1 का रेशियो हो जाएंगी, मतलब 2 का मल्टीपल होंगी अकॉर्डिंग टू रेशियो होगी। मैंने कहा आगे पढ़ो, यदि बी ए को एक टॉफी दे देता है, टॉफियां इधर उधर ही मूव कर रही हैं, टोटल वही है। अगर बी ए को एक टॉफी दे दे रहा है तो ए के साथ टॉफियां बी की दुगनी है, ए के पास बी से दुगनी टॉफियां, मतलब रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो रेशियो का टोटल हुआ 3, इसका मतलब टॉफियों की संख्या 3 से भी कट रही है। मतलब कुल टॉफियों की संख्या 2 से भी कट रही है, कुल टॉफियों की संख्या 3 से भी कट रही है। मेरे भाई अब बताइए, ए और बी के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? आप कहोगे सर ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 2 दोनों से कट रहा है। क्या हम इस सवाल के लिए इस तरीके से नहीं सोच सकते? मैं फिर से बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इस सवाल के लिए सिर्फ इसी तरीके से सोच सकते, नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या हम इस सवाल के लिए इस तरीके से नहीं सोच सकते? किसी एक सवाल को लगाने का सिर्फ एक मेथड सिखाना गलत बात, लेकिन उस सवाल को लगाने के सारे मेथड सिखा के बेस्ट अप्रोच समझाना, और वो बेस्ट अप्रोच स्टूडेंट जस्टिफाई कर पाए, मेरे हिसाब से ये सबसे सही तरीका। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या इस सवाल को सोचने का नजरिया ये नहीं हो सकता है। एक और सवाल देते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1351 के निकटतम है और 9 से डिविजिबल है? अब 1351 के निकटतम है और 9 से डिविजिबल है। मैंने एक सरसरी निगाह डाली, 56 57 58 59 सब लगातार है। लगातार संख्याओं के लिए आज स्टार्टिंग में ही एक रूल सिखाया था, वो 47 वाले सवाल में, कि इनमें से कोई एक ही होगी, इनमें से कोई एक ही होगी जो कट रही होगी। आप किसी भी एक को पकड़ लो, आपको सबको चेक नहीं करना, जो तुम्हारी मर्जी है किसी भी एक को पकड़ो। मैंने पहली को पकड़ लिया, 7 और 1 8, 5 3 8, 8 8 16 हुआ। बोले सर 16 हुआ है, 9 से डिवाइड करने के लिए 2 और जोड़ दो, आंसर 16 हुआ है। 9 से डिवाइड करने के लिए 16 में 2 और जोड़ा जाए, तो 16 में 2 जोड़ा जाए तो संख्या में भी 2 जोड़ा जाए, तो 13 59 आंसर जोड़ लो, 9 से डिविजिबल हो जाएगी।
राइट। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं, अच्छा एक चीज मैंने और नोटिस करी है, मैं देखता हूं कि एसएससी कई बार, एसएससी या कोई भी बोर्ड है, वो कई बार जो सवाल हमसे पूछते हैं तो यार वो सवाल गलत होता है। मैं आपके सामने रखूंगा ऐसे सवालों की भी एक सीरीज लेकर के आऊंगा। मैंने एक सवाल देखा है नंबर सिस्टम में, मैंने जाने कितने लोगों को पढ़ाते हुए वो सवाल देखा हुआ है। मुझे ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं, बट मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से बताऊं तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि 177 की पावर लिखा होगा 176 समथिंग, फिर प्लस 300 कुछ है, 42 है या 332 है कुछ, इसकी पावर लिखा है 366, और माइनस में है 766 की पावर कुछ और लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा, यहां पर भी कुछ 700 समथिंग कुछ है। बोले इसका यूनिट डिजिट बताइए। मैथमेटिकली ये क्वेश्चन गलत है, मैथमेटिकली ये क्वेश्चन गलत है और इसका आंसर कुछ और होना चाहिए। चैलेंज करने वाला सवाल था, गलत क्वेश्चन था, बट खैर जो भी चीज है, तो वो सारी कई चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल मैं बताता हूं आपसे, 2023 में एक सवाल पूछा गया, 2023 का एक सवाल पूछ रहा हूं कि एक शंकु है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी स्लैंट हाइट बताइए। 2023 का सवाल है, 21 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है आपको और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ये दे रखा है 231 पाई। मैं लेकर के आऊंगा वो सवाल, पूछ रहे स्लैंट हाइट बताइए। आंसर में 11 टिक भी करो, नंबर भी 2 मिलेंगे, गलत है सवाल। एक टीचर की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से यह भी बनती है कि बच्चे के अंदर यह समझ पैदा करी जाए। आप भेड़ बकरी नहीं हो। थ्री इडियट मूवी देखिए ना, वेल ट्रेन्ड एंड वेल एजुकेटेड, बहुत फर्क है। वेल ट्रेन्ड को फर्क नहीं पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसको जो ट्रेनिंग मिली है वो वही करेगा। बट वेल एजुकेटेड तर्क रखता है अपना। समाज में रहने के लिए तार्किक होना जरूरी है, ट्रेंड होना नहीं। ये सवाल गलत क्यों है? क्योंकि जब हम यहां पर CSA अप्लाई करते हैं, बोले सर पाई आर एल के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एल बराबर आता है 11। एंड कॉमन सेंस की बात है कि जब आपका कोण क्रिएट होता है, कोण क्रिएट होता है तो कुछ इस तरीके से कार्यक्रम चलता है, जो कि ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आपकी स्लैंट हाइट है, जो कि थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल आपके हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करती है। और आपका हाइपोटेन्यूस रेडियस और हाइट दोनों से बड़ा होना चाहिए। दैट मींस एल की वैल्यू मस्ट पार्ट है 21 से बड़ी होनी चाहिए थी। एक ये भी तो अप्रोच है सवाल को लगाने की कि अगर रेडियस 21 दी गई है तो एल की वैल्यू 21 से बड़ी होनी चाहिए थी। क्या पता लड़के ने दिमाग लगाया हो और जो ऑप्शन 21 से बड़ा उसने टिक कर दिया, ये भी तो बताना जरूरी है। ऐसी कई चीजें आपको बताऊंगा मैं। और इसके अलावा एक और सीरीज प्लान कर रहा हूं, वो सीरीज और स्टार्ट करेंगे जहां पर आपके सोचने की क्षमता बढ़ाऊंगा। एक सवाल आपको दिया करूंगा, बढ़िया आसान मजेदार सवाल, अड़काऊ चीजें नहीं। मैंने पहले बोला इंप्रेस करने नहीं आया। इस सीरीज की या कोई भी सीरीज स्टार्ट होगी, उसका हर एक काम, हर एक सीरीज का पर्पज आपके सिलेक्शन, आपके सिलेबस, आपके सवाल, आपकी सोच इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो आज सवाल देंगे, आपसे चैलेंज दिया जाएगा, बोले लगाओ पूरे दिन आराम से कमरे पर बैठ के। आसान सवाल होगा, लगा सकते हैं, ट्राई करोगे तब, और अगले दिन आकर के उसका डिस्कशन करेंगे। अब अगर एक ही सवाल दे रहा हूं तो इतना तो तय बात है कि ऐसा कुछ तो नहीं पूछूं, है ना? राइट, पूछूंगा मजेदार, आप लोग उन सब में भी पार्टिसिपेट, मजा आएगा। अब यह सवाल मैं गलत क्यों बोल रहा हूं? इन्होंने बोला है कि यार 13,051 के निकटतम 9 से डिविजिबल है। 13,051 के निकटतम 9 से डिविजिबल दो संख्याएं हैं, एक है 13,059 और एक है 13,050। आप बताइए कौन निकटतम है? इसलिए सवाल। लेकिन दिए गए ऑप्शन में हम ढूंढते हैं, जब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नहीं हो तो बेटर मिल जाए, कोई तो टिक करके आना है। तो भैया ये 3 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इस सी को टिक कर रहे हैं। अदरवाइज 13,051 के सबसे निकटतम संख्या 9 से डिविजिबल 13,050 है। तो ऑप्शन हमने क्यों सी टिक किया वो भी समझ में आ गया, और आंसर इसका अगर असलियत में सही हो सकता था वो क्या होना चाहिए वो भी समझ में आ गया। ये चीज आपके अंदर तर्क पैदा करेंगे, बोले यार यहां ये पॉइंट है,
एक और सवाल आपके सामने रखते हैं, क्वेश्चन देखो जरा। वह छोटी छोटी के संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 15, 18 और 42 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 रिमाइंडर मिलता है और वो संख्या 13 से डिविजिबल भी है। अब इस सवाल को आप जब सॉल्व करते हैं, जनरल नंबर केस लगाते हैं आप सबसे पहले क्या करते हैं, बोले सर 15, 18 और 42 का लेंगे हम एलसीएम। जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा बड़ा सा नंबर, उसमें सर 8 जोड़ेंगे, तब हमारे पास आएगा वो नंबर जो इनसे डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर देगा। फिर सर हम 13 से डिवाइड कर करके चेक करेंगे कि नंबर 13 से कट रहा है या नहीं कर रहा है, और इस प्रोसेस में हमें लगेगा सर 1-1.5 मिनट का टाइम तो लगेगा। क्या यही प्रोसीजर है इस सवाल को लगाने का? बिल्कुल यही प्रोसीजर है यार। इसको हम ऐसे ही तो लगाते कि 15, 18 और 42, अगर मैं इनका एलसीएम लेने की बात करूं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2, 9, 5 और 7। 5 दूनी 10, एलसीएम आ गया 630। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब जनरल नंबर क्या है, बोले सर 360 x + 8। ये अगर हमें 13 से डिविजिबल करना है तो बोले सर 13 से डिवाइड अगर करेंगे तो यहां से जाएगा 13 चौको 52, 52 के बाद में हमारे पास बचेगा 13, 11, 11, 113, 8, 104, तो हमारे पास बचेगा 6x + 8। अब बोले सर x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये वैल्यू 13 को काट जाए। x की ऐसी वैल्यू रखो तो x बराबर 1 रखा तो 8 से 14 बेकार है, x बराबर 2 अगर रखेंगे तो 12 और 8 20 बेकार है, x बराबर 3 रखेंगे 18 और 8 26 कट जाएगा। सो x बराबर 3 सेटिस्फाइड। तो जैसे ही x बराबर 3 रखा तो ये हो जाएगा 80, 90 + 8, तो आंसर आएगा 1898। ये वो नंबर है जो 15, 18 और 42 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर देगा और 13 से डिविजिबल भी है। ये तरीका है आपका। लेकिन यार मैं एक बात पूछूं आपसे, मैं फिर से एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे कि क्या इस सवाल को लेकर के हमारा नजरिया ये नहीं हो सकता कि जिस सवाल को सॉल्व करने में आप कह रहे हो कि सर अगर 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर मिल रहा है, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट समझना कि किसी संख्या में अगर हम 18 से भाग कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर मिल रहा है। मैं फिर से सवाल पे आता हूं, किसी संख्या को अगर 18 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आ रहे हैं, अगर उसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको होगा सर फिर से वही 8 आएगा। वो एक एग्जांपल लिया था कि अगर 42 से डिवाइड करें तो 37 रिमाइंडर आ रहा है, 34 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 14 से डिवाइड करें तो आपने 14, 28 काट के बोला था 9 आएगा, राइट ना? तो वही सवाल है कि अगर 18 से डिवाइड करके 8 रिमाइंडर आ रहा है तो मेरे भाई 9 से डिवाइड करूंगा तब भी तो 8 रिमाइंडर आएगा। सही है गलत? बोले करेक्ट है। और अगर 9 से डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर आ रहा है तो संख्या के अंकों के योग में भी 9 से डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर आना ही चाहिए। हम अगर अपने ऑप्शन पे जाते हैं 9 दूनी 18, 7 रिमाइंडर, 9 दूनी 18, 6 रिमाइंडर, 9 दूनी 18, 4 रिमाइंडर, 9 दूनी 18, 8 रिमाइंडर। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब एक लड़का ये कर रहे हैं और मैंने आपको नजरिया दिया कि आप इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं। आप टोटल करके देख लो, आ जाएगा आपका 2600। क्या हमारा सवाल को सॉल्व करने का ये नजरिया नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है। तो सीखने की और प्रैक्टिस करने की है नीड, वही सब करवाऊंगा आपको। एक और सवाल देता हूं आपको 2001 से। अब इस सवाल को सॉल्व करो, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का सवाल है। और इस सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। आप कर लो जाकर के, जो भी लेक्चर देखना है जिसका भी, एक ही तरीका मिलना है कि इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 2001 तक 2 धनात्मक संख्याएं भिन्न भिन्न है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल 9 मिल रहा है, रिमाइंडर 41 मिल रहा है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लेकिन यार एक बात बताओ, हमने यहां से भाग दिया x नंबर से, ये हमारे पास कोई एक बड़ा सा नंबर है, हमने 9 बार भाग दिया और रिमाइंडर हमारे पास आया 41। एक बात बताना, छोटी सी बात, इसको हम कैसे लिखते हैं? बोले सर इसको हम लिखते हैं x × 9 + 41। यही तो होगा हमारा सबसे बड़ा नंबर। क्या मैं एक चीज समझना, इसको मैं x × 9 की जगह क्या मैं 9 × x नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? मतलब इस संख्या का ये वाला पार्ट तो 9 का मल्टीपल होगा, तय बात है। रिमाइंडर आएगा 41।
वो जो बड़ी संख्या है उसका एक हिस्सा तो 9 का मल्टीपल होगा और बाकी रिमाइंडर आएगा 41। बोलो हाँ या ना। तो अब इस सवाल को देखने का मेरा नजरिया सिर्फ अब इतना है भाई कि ये जो भी संख्या है बड़ी वाली वो 9 का मल्टीपल तो है, क्योंकि भागफल में 9 आ रहा है तो उतना सेगमेंट तो 9 का मल्टीपल हो गया। बोले सर ये 41 रिमाइंडर है। मैंने कहा अगर मैं 9 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे बोले सर देखो 36 कट जाएगा, रिमाइंडर मस्ट बी 5। मतलब वो बड़ी वाली संख्या में अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 5 चाहिए। मतलब अंकों के योग में भी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 चाहिए, और रिमाइंडर 5 9 से भाग करने पर डी ऑप्शन में आ गया। हमारा यह नजरिया नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों पे। एक सवाल तुम्हारे लिए दे, ट्राई मारोगे, थोड़ा सा खुद से करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। ढूंढना पड़ेगा सवाल, सीट में होगा जरूर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई मारना पड़ेगा तुम्हें। यहां तक हम लोग हो चुके हैं ना? चलो ठीक है, ढूंढते हैं। बहुत सवाल है, सवालों की टेंशन नहीं लो, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर करके कंटेंट निकालता हूं। एक ही चीज बोले, जो भी चीज पढ़ना शुरू करोगे एक लेक्चर में, मैंने क्या बोला था, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जब लेक्चर कंप्लीट होगा ये बोल के जरूर जाओगे, बोले सर मजा आया, टॉपिक कंप्लीट हो गया और अब इस टॉपिक में कोई भी सवाल ना तो छूटेगा और ना मैं हल्की फुल्की अप्रोच से करने वाला हूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये सवाल है, कर सकते हैं क्या? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है 1280। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते तो भागफल हमें 7 मिल रहा है और शेषफल 50 मिल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या बताइए, सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है। और आप देखिए क्या सॉल्यूशन करते हैं। आपने देखा, बोले सर भागफल 7 कर रहे हैं, हमने कहा हाँ। बोले सर संख्या का ये वाला सेक्शन 7 से कट जाएगा, गुड। बोले सर शेषफल 50 है, उसमें से 49 भी कट जाएगा, तो अगर मैं संख्या को डिवाइड करूंगा तो मुझे सर रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर मैं संख्या को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला सेगमेंट तो 7 से कट ही रहा है, रिमाइंडर में सर 49 खत्म हो गया 7 से। बोले सर संख्या को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा सर रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने कहा ट्राई मारो, तो बोले सर देखो 14 खत्म 7 से डिवाइड करने पर, और 14 चौको 56। बोले सर यहां पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, हमें 1 वाला चाहिए। बोले सर 14 कट जाएगा 7 से, 12 सत्ते 84। बोले सर यहां 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये संभावना है, फाइनल नहीं करेंगे अभी, यहां पर भाग करने हैं। बोले सर देखो अगर 1485 अगर अपना काम बना रहा है तो 1585 100 बढ़ा के नहीं बनाएगा, क्योंकि 14 सत्ते 98 ही होता है। 2 रिमाइंडर सर वहां से बचेगा, तो यहां से सब 3 रिमाइंडर आएगा। और अगर मैं यहां पर 1558 में भाग करके देखूं 7 से, तो 7 की डिविजिबिलिटी अभी तो सिखाई है यार, 5 5 7 पे भाग लगा लो ना। तो 7 से अगर भाग करोगे तो 8 सत्ते 56 कितना 49 और 67। बोले सर ये भी 7 से नहीं कट रहा है। जब ये 3 7 से नहीं कट रहे हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी वो नंबर है जो 7 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर दे रहा है। अब अगर एक अप्रोच 2 क्वेश्चन में लग गई तो समझ में आता है, बोले है गेम तो है। ये नजरिया रखा जा सकता है और हमने शायद आज तक ये नजरिया नहीं रखा है इस सवाल पे। मैं क्या बोला, नजरिया बदलने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर एक सिखाना, बना बना के वीडियोस, बना बना के शॉर्ट्स भर दो, दे कॉन्सेप्ट, उनसे आप पे प्रेशर आता है। मैं क्या बोलता हूं, कम से कम सिखाऊंगा और पेपर उससे बाहर नहीं आएगा। मेंस के लिए मैंने सिर्फ 8 लेक्चर ही तो लिए थे ना। आप देखो जाकर के मेंस का पेपर और वो 8 लेक्चर के क्वेश्चन। मैंने बोला था क्वेश्चन के डिजिट मैच करे या ना करे, इन 8 लेक्चर में मैं जो भी बोल रहा हूं एक एक बात पत्थर की लकीर नोट करके लिख लेना, पेपर में आएगा सब। कम कंटेंट देख करके कायदे की चीज, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं ये सवाल निकालने के लिए बहुत कलेक्शन ढूंढता हूं। अब जैसे ये सवाल है, 72 से डिविजिबल है 9 अंकों की संख्या, आप कैसे सॉल्व करोगे? सीडीआर लगाओगे। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहता है कि 72 से डिविजिबल तभी होगी जब कोई संख्या 8 और 9 से कटे। जब कोई संख्या 8 और 9 से कटे तब वो 72 से डिविजिबल होगी। अब आप एक अप्रोच लगाना भाई, एक बार लगवा चुके हैं, अगली बार तुम लगाओगे। अगर 8 से कट रही है तो 8 निम 72, 6 बचा। y की वैल्यू 4 कंपलसरी है क्या भाई? y की वैल्यू 4 कंपलसरी है। मेरे भाई जरा सोच के देखना कि अगर ये 4 हो गया
तो ये 24 होना जरूरी है, 4 छंग 24। और अगर ये 24 हो चुका है, ध्यान देना जरा, अगर ये 24 हो चुका है तो 4 तो आंसर नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है। अब सुनो, अगर आंसर इसकी वैल्यू अगर 36 है, समझना, अगर इसकी वैल्यू 36 है तो ये 6 बराबर कितना होगा? बोले सर उसकी वैल्यू अगर 36 आएगी तो इसका मतलब 8x बराबर 12 होना चाहिए, तभी 36 हो सकता है। दैट मीन्स x डेसिमल में जाएगा। बोले सर 36 नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, 64 अगर रखते हैं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? बोले सर इसकी वैल्यू 40 होना चाहिए। मैंने कहा पॉसिबल है, 8 पंचे 40, x बराबर 5 आ सकता है। गुड, ये पॉसिबल है, ये 8 पॉसिबल है। 10 के बारे में क्या कहना है? सर 10 के बारे में 100 है। अगर ये 24 है तो ये 76 होना चाहिए। बोले सर 8x कभी 76 होगा नहीं। बोले सर ये भी खत्म, 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका आपका फाइनल है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं, क्या ये तरीका नहीं हो सकता? ये तरीका होगा तो दिमाग सोचने पे थोड़ा मजबूर होगा, और दिमाग एक्सरसाइज करने वाली चीज है, जितना उसकी एक्सरसाइज होगी उतना वो बढ़ेगा। जब आपके पास 10 रास्ते हैं और हर रास्ता एक ही जगह पर पहुंच रहा है, तो फिर आप फ्री होके काम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, ये गूगल मैप पकड़ो और बस जैसा जैसा घुमाए उसको जाने दो, उसी को फॉलो करना, तो फिर चाहे ट्रैफिक है, चाहे वो गूगल मैप नदी से निकाले आपको जाना पड़ेगा। फिर आपका विवेक शून्य हो जाता है, राइट? तो एक तो तरीका इसका ये। दूसरा तरीका क्या है? वो बोले सर वो तो फिर वही है कि 9 की डिविजिबिलिटी अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास में ये नंबर जो लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा, तो यहां से आएगा हमारे पास 9, ये खत्म हो जाएगा, 6 और 3 9, ये खत्म हो जाएगा। फिर 8 4 12 12 24, 8 4 12 12 12 24, 24 और 7 31, 31 का मतलब हमारे पास 4 आएगा, 4 बचेगा तो x प्लस 4 आएगा, जो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। x बराबर हम 5 रखेंगे। जब x बराबर हमने 5 रखा तो ये हमारे पास आएगा 40 प्लस 24, और 40 प्लस 24 को हम लिखेंगे रूट में 64, और 64 का मतलब आंसर 8। तब हम ये लिख, तो ये भी एक तरीका है, बट वो भी एक नजरिया है। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको और देते हैं जरा ट्राई। अच्छा ये हो चुका है। 9 अंकों की संख्या 7 दिस 36 से डिविजिबल है। अब इतने बार सिखा दिए, एक बार मेरे कहने से प्लीज ट्राई, एक बार, है ना। 36 से डिविजिबल है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और सर 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9 और 4 से कटेगा, और y की मैक्सिमम वैल्यू, इसको 4 से काटना है, 98 रखो नहीं कटेगा, तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 8 हो गया। समझना जरा। अब आपसे पूछ रहे हैं भाई इसकी वैल्यू 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की वैल्यू, आपने y बराबर 8 निकाला अभी। अब ये सवाल CGL 2022 में है, और देखो क्या करोगे, इतने में लगा लिए हो, सीख गए हो, अब ट्राई मारो। मैं नहीं निकाल रहा 9 का मल्टीपल। क्या मैं ये गेम कर सकता हूं कि सर देखो अगर y बराबर 8 है तो 8 8 64, 4 आया, 4 दिया 12, यूनिट डिजिट 2 आई, सही है गलत? माइनस, सर यहां पर x की कुछ भी वैल्यू है, सर मुझे पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या आनी है, लेकिन कुछ भी वैल्यू है 10 से गुणा हो रहा है, तो सर लास्ट डिजिट 0 होगी, और 0 मतलब एक कैरी लेकर के जब घटाओगे तो इस पूरे आंसर की यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? आपका जवाब आएगा, बोले सर 8 होना चाहिए। 8 यूनिट डिजिट वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। नो डाउट मैं 9 से डिवाइड करके वैल्यू x की निकाल सकता था, मैं सवाल को सॉल्व कर सकता था, बट अगर मेरे पास एक और बेहतर नजरिया है तो मैं क्यों ना अप्लाई करूं उसे। समझ में आया कुछ? डिविजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रूल्स तक सीमित नहीं है। एक और सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलट दिया तो संख्या 36 से कम हो जाती है। अब यहां पर भी एक डिविजिबिलिटी की बड़ी प्यारी कॉन्सेप्ट लगती है। जब भी हम संख्या के अंकों को पलटते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों को जब भी हम पलटते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, और उनका सम हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। उसके पीछे की वजह क्या होती है? क्योंकि 2 अंकों की संख्या को आप मानते हो 10x प्लस वाई, भाई यही तो मानते हैं 10x प्लस वाई।
अब जब हमने इसको पलट दिया तो हमारे पास संख्या बन गई 10y+x। गाइस अगर हम इसका सम करेंगे ना तो ये जुड़ के 11x + 11y बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 11 इंटू अंकों का योग। और अगर हम इसको घटाएंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x - y, तो 9 इंटू अंकों का डिफरेंस। करेक्ट है। तो इन्होंने बोला कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंक 36 अगर कम हो जाए तो डिफरेंस जो है वो 36 बराबर 9 इंटू अंकों का अंतर। 9 इंटू अंकों का अंतर तो कितना हो गया? बोले सर 9 चौको 36, अंकों का अंतर 4 है। और ये भी कह रहे कि अंकों का अंतर 4 है। बोले बिल्कुल है। अब जैसे ही तुमने देख लिया अंकों का अंतर 4 है तो पूछ रहे क्या संख्या का मान 84 हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। संख्या हमेशा एक समग्र संख्या होगी। समग्र संख्या से मतलब क्या है यार इनका? समग्र संख्या क्या होता है यार? समग्र संख्या, गूगल बाबा भी कुछ खतरनाक कर देते हैं। कंपोजिट नंबर। क्या संख्या हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगी? समग्र संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगी। अब यह सवाल जैसे ही आया इसने आपको फंसा दिया, इसने आपको फंसा दिया। आपके रूल्स थे तैयार, सब कुछ तैयार थे आप, लेकिन एक लाइन ने आपको पूरे तरीके से ब्लॉक मार दिया। अब आप फंस गए जाकर के। अब आप बेसिक की तरफ रुक करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई सब हटाओ, सब हटाओ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब खत्म, कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या करें? एक बात समझो यार, नंबर सिस्टम पूरा एक पैटर्न पर काम करता है, पूरे एक पैटर्न पर काम करता है। और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने बोला कि जब संख्या 36 कम हो जाती है तो बस हमें इतना पता है कि 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट को रिप्लेस करता है, डिफरेंस ऑफ डिजिट को रिप्लेस करता है। इसका मतलब संख्या के अंकों का अंतर कितना है? संख्या के अंकों का अंतर कितना है? बोले सर 4 है। संख्या के अंकों का अंतर कितना है? अब एक बात समझ, मैं अगर चाहूं तो मैं 1 और 4 ले सकता हूं। सुनना जरा बात, सॉरी 1 4 नहीं, 1 और 5 ले सकता हूं, अंकों का अंतर 4 है। लेकिन तुमने बोला सर जब संख्या को हमने अंक पलटे तो ये 51 हो गया, बढ़ गया, ये तो कह रहे कम हो रही है। इसका मतलब मुझे यार उल्टा चलना पड़ेगा, मुझे संख्या को 51 लेना पड़ेगा और पलटने पर मुझे 15 मिलना होगा। सेट है। मैं एक नंबर यहां से, एक नंबर मैंने जज कर लिया, कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो आपने ये पता कर लिया, बोले सर इकाई का अंक छोटा होगा, दहाई का अंक बड़ा होगा, अंकों का अंतर 4 रखना है। तो पहली संख्या 40, अंकों का अंतर 4 है, और कम करोगे अंक पलटोगे तो 4 बचेगा, 36 कम भी हो रहा है। अब दोनों में एक एक बढ़ाओ, दोनों में एक एक बढ़ाएंगे, 51, अंकों का अंतर अभी भी 4 है, डिफरेंस अभी भी 36 ही आएगा, सेम जाएगा। फिर एक एक और बढ़ाओ 62, फिर एक एक और बढ़ाओ 73, फिर और बढ़ाओ 84, फिर और बढ़ाओ 95, उसके बाद बढ़ा सकते। बोले नहीं सर 2 अंक रखने हैं। इसका मतलब ऐसी 6 संख्याएं पॉसिबल हैं जिनके अगर हम अंकों को पलटेंगे तो वो संख्या 36 कम हो जाएगी। ये नंबर सिस्टम के पैटर्न है यार, ये नंबर सिस्टम के पैटर्न है। अब हमें मिल गए वो नंबर, इनमें से किसी को भी पलट के देख लो, सबको पलटोगे 36 कम होगी। इन्होंने पूछा है क्या अंकों का अंतर 4 है? डेफिनेटली रूल तो वहीं से निकला था, ये अंकों का अंतर 4 तो इसने जस्टिफाई कर दिया है। इन्होंने पूछा क्या अंक संख्या का मान 84 हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है, रखा है, पॉसिबल है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इन्होंने पूछा है संख्या हमेशा एक कंपोजिट नंबर रहेगी, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगी, संख्या हमेशा एक भाज्य संख्या रहेगी। मेरे भाई जरा नजर डालो इस पे, ये मिरर प्राइम नंबर है। मिरर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? बोले वो नंबर जिनके अंकों को पलट भी दो तब भी प्राइम नंबर ही रहे। 73 को पलटोगे 37 आएगा, वो भी अपने आप में एक प्राइम नंबर होगा। तो क्या संख्या हमेशा एक कंपोजिट नंबर रहेगी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये भाई साहब गलत बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, चर्चा छिड़ गई मिरर प्राइम नंबर की, तो डिस्कशन ये भी कर लेते हैं कि आपके पास 2 डिजिट के मिरर प्राइम नंबर है कितने? टोटल 9 मिरर प्राइम नंबर है। कौन कौन से मिरर प्राइम नंबर है? हेडिंग डाल के चाहे लिख लो,
मिरर प्राइम नंबर। आपके 2021 के पेपर में एक सवाल, सॉरी 2020 के पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि एक्स बाई एक ऐसा, सॉरी ए बी एक ऐसा प्राइम नंबर है कि अगर बी ए के फॉर्म पे लिखे तो वो भी एक प्राइम नंबर होता है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हमें ऐसे सभी नंबर्स का सम पता करके बताइए। आपके 2020 के पेपर में सवाल है। अब अगर मिरर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर बैठो आराम से, कौन कौन से नंबर मिरर प्राइम नंबर में आएंगे। तो देखो 11 पलटोगे 11 रहेगा, 13 को पलटेंगे 31 आएगा, 17 को पलटेंगे 71 आएगा, 33 को पलटेंगे 73 आएगा, और 79 को पलटेंगे तो 97 आएगा। ये वो टोटल 9 प्राइम नंबर है जो मिरर प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। हमें इन सब चीजों पे भी बात करनी चाहिए, है ना। तो आज देखो यार बहुत कुछ आज सीख लिया है हमने। अब जैसे ये सवाल है, अब तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा, सवाल तुम्हारे लिए, सवाल तुम्हारे सामने पेशे खिदमत है। अब तुम बताओ इस सवाल के लिए क्या करना चाहिए। दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 आता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना। अब यार ये चीज ने हमें इतना सिखाया है कि संख्या अगर 12 से भाग कर रहे हैं तो अभी अगर हमें रिमाइंडर देखा जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, मतलब बोले सर एक रिमाइंडर आएगा। 12 से अगर भाग कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर आएगा। अब 12 की डिविजिबिलिटी तो यार अंकों के योग पर लगती नहीं है भाई, क्या किया जाए। आप देखो अगर कोई संख्या को 12 से डिवाइड कर रहे हो तब भी एक रिमाइंडर आ रहा है, क्लियर है। यहां तक तो तुम क्लियर हो, यहां तक हम 3-4 सवाल लगा चुके हैं, तो इसमें अब तुम्हें कोई दो राय नहीं है। सीपीओ 2022 का सवाल है, 12 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बन रहा है। मेरा फिर से वही सवाल जो आज मैं तुमसे 4 बार पूछ चुका, अगर किसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है, अंकों के योग पर सिर्फ तीनों 9 काम करेंगे भाई, अंकों के योग पर सिर्फ तीनों 9 काम करेंगे ना। तो अगर किसी संख्या को 12 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आ रहा है तो 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। बोले सर तब भी एक आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा। पेपर का सवाल है भाई। उम्मीद करते हैं आज के सेशन से डिविजिबिलिटी को अप्लाई करने का तरीका तो थोड़ा सा बदला है। और अभी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है यार, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है मल्टीपल्स पे, है ना। आप सवाल सॉल्व करते हो सर 11 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ढूंढते हो ना, ये सब डिविजिबिलिटी का पार्ट है। और अब शायद आप समझ पाए, बोले सर डिविजिबिलिटी ये कांड भी करती है। भाई ये तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ करती है, सब सिखाएंगे आपको धीमे धीमे। बट उम्मीद करते हैं आज जो भी चीजें मैंने आपको सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, सीख के बहुत मजा आया होगा और आपने हर एक चीज सीखी और समझी भी होगी। मैं बार बार वही चीज बोलता हूं कि अगर आप इस सीरीज में कहीं बीच से जुड़ रहे हैं तो पहले लेक्चर से यार स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, मजा आपको तभी आएगा, पूरी सीरीज का आप फायदा तभी उठा पाओगे। और बाकी लेक्चर का फीडबैक, सवालों का कलेक्शन जो कुछ भी है जरूर बताइएगा। एंड एक सवाल एज यूजुअल मैं होमवर्क में देता हूं, जरा देखें कि आप लोग कर पाएंगे क्या। अब जरा एक सवाल इसको देखा जाए। 6 अंकों की एक संख्या 18 से डिविजिबल है, समझना 6 अंकों की एक संख्या 18 से डिविजिबल है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो बनने वाली नई संख्या किससे कटेगी। अब यह सवाल दे रखा है। अब क्या करें, हम इस संख्या में 41 का 5 गुना मतलब 205 घटाएं क्या, हम इसमें से 205 घटाएं क्या, या तो हम ये करें या फिर हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, सोच के बताना, सोच के बताओ क्या कर सकते हैं। बोले सर एक काम सुनो, देखो 41 का 5 गुना मतलब 205 घटा रहे हैं, मैंने कहा हाँ। बोले सर यूनिट डिजिट 2 से नहीं कटेगा, एक गया। बोले सर 14 में से 9 गया, 5 गया 9 आएगा, यूनिट डिजिट 5 से भी नहीं कटेगा। बोले सर अब चर्चा आती है 7 और 3 की, तो 7 पे टेंशन आएगी, साइड करते हैं। अगर ये संख्या 18 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी। अब हम जो 205 घटा रहे हैं इसमें से, उस पर जरा विचार कर लिया जाए, उस पर जरा विचार कर लिया। अब अगर 205 हमारा 3 से कट रहा होगा
ये संख्या अगर 18 से कट रही तो 3 से भी कट रही है। माइनस अगर 205 भी 3 से कट रहा होगा तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 से कटेगा। तुम बोले 205 3 से नहीं कटता है, आउट। जरूरी है मैं कैलकुलेट करके हर एक की डिविजिबिलिटी लगा के चेक करूंगा? 3 ऑप्शन गलत, हमारा आंसर बोले सर 7 से कटेगा, लग गया सब। अब इसी अप्रोच के साथ में कुछ ये दो सवाल लगा, एक क्वेश्चन आपको दिया और मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं यही कहूंगा कि अप्रोच वही लगाना जो सिखाया गया है। बाकी जिस भी मेथड से लगाओ, सवाल का आंसर जरूर चाहिए एंड आंसर के साथ में फीडबैक, इस सवाल और क्लास कैसी लगी। तो यह था आपका आज का लेक्चर नंबर 6। एक बार फिर से आपके लिए एक छोटी सी चीज मोटिवेशन के लिए रख देता हूं। ये जो छोटा सा लड़का है ना, लड़का जरूर छोटा है, सीखने के लिए इसके पास भी बहुत कुछ है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि सब बोले कि यार क्या परफॉर्मेंस दी है, और क्या टाइम चुना है इस लड़के ने। जिस दिन आप ऐसी परफॉर्मेंस देने लगे, यकीन मानो कितने रिकॉर्ड टूटेंगे ये आप गिन नहीं पाओगे। बस वैसे ही खुद को प्रिपेयर करना है। सबको सिर्फ परसों की इसकी पारी दिख रही है, उससे पहले का इसका स्ट्रगल नहीं दिख रहा है, आपका भी नहीं दिखेगा। आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन आप ऐसी पारी खेल गए, सब आपके बारे में भी बात। तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ओवर, और मुलाकात करेंगे अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज के अगले टॉपिक के साथ। तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।